जल्द हम लोग एप्लीकेशन पर स्टोरीज़ को शिफ्ट करेंगे। इस मंथ में मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर रूथलेस एक स्टोरी यूट्यूब के बराबर तक हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ पर डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्स अगस्त ख़त्म होने वाला है, इसी अगस्त में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम एपिसोड डालने की। और नेक्स्ट मंथ हम लोग मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर एक रूथलेस, जो कि ये दोनों पहले मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद मिस्टीरियस में मिलेंगे को शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे सारी स्टोरीज़ को। इसी मंथ में हम लोग ज़्यादा पॉसिबली ट्राई करेंगे करने का। अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तब तक हम लोग यूट्यूब पे अल्टरनेट डेज में एपिसोड डालता रहूँगा, डेली थोड़ा एपिसोड डालता रहूँगा। और कंप्लीट सीरीज़ हैं सारी, कंप्लीट कर दूँगा सारी सीरीज़। एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग सही से वर्किंग में ला दूँगा। इस टाइम आप रूथलेस गर्जमाई और मैं योद्धा नहीं के स्टार्टिंग से एपिसोड सुन सकते हो। और न्यू सीरीज़ भी है, ड्रैगन प्रिंसेस एंड एक और नई स्टोरी है, वो भी अपलोड होगी। ड्रैगन लॉर्ड के बाकी एपिसोड शाम तक अपलोड हो जाएंगे। और अभी एक एपिसोड डाला हुआ है, दूसरा एपिसोड आ रहा है, तीसरा एपिसोड शाम के 10 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अपलोड होंगे और ये सीरीज़ कंप्लीट बहुत जल्दी कर दी जाएगी। उस दबाव में शिवम का शरीर बुरी तरह कांप गया। वह लगातार पीछे हटता गया और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। पास खड़े फर्स्ट क्लास सोल्जर्स तक सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके मन पूरी तरह शिवम के पक्ष में थे और वे सेलेस्टियल क्लैन के इस अत्याचारी रवैये से असंतुष्ट थे, लेकिन वे भी जानते थे कि वास्तविकता कितनी निष्ठुर है। सेलेस्टियल क्लैन की शक्ति के सामने विरोध करने का अर्थ केवल मृत्यु था। सेलेस्टियल मध्यवयस्क ने ठंडे स्वर में कहा कि वह शिवम को एक अवसर देगा। यदि वह घुटनों के बल बैठकर सिर झुका ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसे तुरंत और बिना पीड़ा के मारा जाएगा। ये केवल शिवम को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि अन्य सभी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स के लिए एक चेतावनी थी कि वे सेलेस्टियल क्लैन के सामने सिर्फ चींटियां हैं और दोहरी निष्ठा रखने का परिणाम केवल मृत्यु होगा। शिवम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि यदि मारना ही है तो मार दे, वह झुकने वाला नहीं है। फिर उसने आगे कहा कि उसने एंशंट वर्ल्ड में लगभग 2000 एंशंट सीक्रेट्स प्राप्त की हैं। यदि उसे मार दिया गया तो वे सभी रहस्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और सेलेस्टियल क्लैन को उनमें से एक भी हाथ नहीं लगेगा। ये सुनते ही उस सेलेस्टियल व्यक्ति के भाव बदल गए। उसकी पहले की भयानक आभा कुछ कम हो गई। एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स अत्यंत मूल्यवान थीं। रोमी स्वयं इन पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि ये न केवल इन की नींव को सुदृढ़ करती थीं बल्कि शक्तिशाली कल्टिवेटर्स तैयार करने में भी सहायक थीं। यहाँ तक कि कभी कभी रोमी स्वयं भी कल्टिवेशन में प्रेरणा पाने के लिए एंशंट सीक्रेट्स का उपयोग करते थे। इसी कारण इन्होंने एंशंट वर्ल्ड के प्रकट होने का इतना लंबे समय तक इंतजार किया था और इतने संसाधन झोंक दिए थे। सेलेस्टियल मध्यवयस्क ने ठंडे स्वर में आदेश दिया कि शिवम अपने द्वारा प्राप्त सभी एंशंट सीक्रेट्स सौंप दे। शिवम ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा कि जब उसे मारने ही का इरादा है तो वह अपने रहस्य क्यों सौंपे? क्या वे उसे मूर्ख समझते हैं? नकुल ने मौके का लाभ उठाते हुए चिल्लाकर कहा कि यह शुभम पूरी तरह बेलगाम हो चुका है और सेलेस्टियल वरिष्ठों को धमकी देने तक से नहीं डरता। लेकिन शिवम ने उसकी ओर देखते हुए उपहास से कहा कि यदि वे उसे मारने का सच में इरादा रखते तो वह अब तक जीवित नहीं होता। वह नकुल की हार का मजाक उड़ाते हुए बोला कि उस पर लगाए गए सारे अपराध मनगढ़ंत हैं और वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं हैं। नकुल क्रोध से पागल हो गया। उसके लिए शिवम से हारना पहले ही अपमानजनक था और अब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना असहनीय था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने शिवम से पराजय पाई है। उसके विचार में दोनों की शक्ति लगभग समान थी, लेकिन शिवम के शब्दों में यह हार उसकी प्रतिष्ठा को रौंद रही थी। गुस्से में नकुल सीधे शिवम पर टूट पड़ा। उसकी पूरी शक्ति जाग उठी और उसके हाथ की हथेली में सफेद बिजली चमक उठी। ये हेवन पनिशमेंट की शक्ति थी। उसने शुरुआत से ही अपनी सबसे भयानक शक्ति का उपयोग किया। यदि यह 1 वर्ष पहले होता तो शिवम को इस हमले का सामना करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और सभी सीक्रेट टेक्निक्स लगानी पड़ती। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। शिवम ने बिना किसी हड़बड़ी के वार किया। वॉरियर वर्ड ने उसकी शक्ति को 6 गुना तक बढ़ा दिया और उसने एक मुक्का मारा। उस मुक्के की शक्ति ऐसे फूटी मानो सूर्य को मुट्ठी में समेटकर एक साथ विस्फोट कर दिया गया हो। भयानक ऊर्जा ज्वार की तरह फूट पड़ी और नकुल की हेवन पनिशमेंट से टकराए।
एक भयानक धमाका हुआ और पूरा आकाश कांप उठा। इसके बाद एक चीख सुनाई दी और एक आकृति टूटे पतंग की तरह पीछे उड़ती चली गई। वह आकृति नकुल की थी। वह हजारों मील दूर जा गिरा और मुंह से खून उगलता हुआ अविश्वास से चिल्लाने लगा कि यह कैसे संभव है। नकुल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने अभी अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। पिछले अनुभव के अनुसार यह आक्रमण शिवम को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। पिछली बार इसी हमले से शिवम को कई गहरे घाव आए थे। यदि उस समय उसकी शक्ति खत्म न हुई होती तो हार शिवम की होती। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। नकुल का हमला शिवम के सामने टिक नहीं पाया। उसकी हेवन पनिशमेंट शक्ति नष्ट हो गई और स्वयं नकुल घायल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि केवल 1 वर्ष में शिवम इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। शिवम की कल्टिवेशन अब भी डिवाइन एम्परर रूम ही थी, फिर भी उसकी शक्ति में ये छलांग असंभव प्रतीत हो रही थी। उस क्षण नकुल का विश्वास टूट चुका था। बाकी सेलेस्टियल जीनियस इनर के कोर डिसाइपल्स और वे 39 फर्स्ट क्लास सोल्जर्स भी अवाक रह गए थे। उन्होंने पिछली लड़ाई स्वयं देखी थी, जहां नकुल की पीक अटैक शक्ति स्पष्ट रूप से शिवम से अधिक थी, लेकिन अब दोनों एक ही स्तर के भी नहीं लग रहे थे। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा कि यदि वह सच में नकुल को मारना चाहता तो वह आज जीवित खड़ा न होता। फिर उसने सेलेस्टियल क्लैन की ओर देखते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि उस पर लगाए गए सारे अपराध झूठे और निराधार हैं। नकुल ये कह रहा था कि शिवम उन्हें मारना चाहता था, लेकिन शिवम ने तथ्यों से यह साबित कर दिया कि यह बात पूरी तरह मनगढ़ंत है। सेलेस्टियल क्लैन का सबसे शक्तिशाली युवा नकुल स्वयं शिवम के सामने टिक नहीं पाया। यदि शिवम सच में उन्हें मारना चाहता तो क्या वे आज यहाँ जीवित खड़े हो सकते थे? क्या नकुल यहाँ खड़ा होकर चिल्ला सकता था? जब यह आरोप पूरी तरह झूठा और काल्पनिक साबित हो गया तो ये स्वाभाविक था कि बाकी 2 आरोप भी ज्यादातर नकली ही हों। यही बात शिवम दर्शाना चाहता था। इसी समय नकुल पूरी तरह पागल हो चुका था। वह हिस्टीरिया की हालत में चीखने लगा। सार्वजनिक रूप से शिवम से हारना, विशेषकर सेलेस्टियल क्लैन के बुजुर्गों के सामने, उसके लिए असहनीय था। यदि यह बात फैल गई तो यह उसके लिए घोर अपमान बन जाती और वह सेलेस्टियल क्लैन में उपहास का पात्र बन जाता। उसके विरोधी इस मौके को कभी नहीं छोड़ते। इस विचार मात्र से ही वह उन्माद की स्थिति में पहुंच गया। इसी क्षण सेलेस्टियल क्लैन का वह मध्यवयस्क शक्तिशाली जोर से चिल्लाया और उसकी ठंडी आभा फूट पड़ी, जिसने शिवम को पूरी तरह ढक लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि शुभम ने अभी सेलेस्टियल क्लैन के जीनियस पर हमला किया है। यह एक बड़ा अपराध है और इस बार उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है। क्या शिवम अब भी बहस करना चाहता है? ये सुनकर शिवम स्वयं पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। अभी अभी नकुल ने उस पर जानलेवा हमला किया था और उसने केवल प्रत्याक्रमण किया था, फिर भी इस तरह सीधा आरोप डाल दिया गया। शिवम हंस पड़ा और बोला कि अभी नकुल ने पहले हमला किया और उसे मारने की कोशिश की। क्या उसके अनुसार वह पलटकर वार भी नहीं कर सकता? मध्यवयस्क सेलेस्टियल व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा कि शिवम को बोलने के लहजे पर ध्यान देना चाहिए। उसने आगे कहा कि वह कारण नहीं देखता, केवल परिणाम देखता है। परिणाम यह है कि शिवम ने नकुल पर हमला किया। फिर उसने शिवम की पहचान पर प्रहार करते हुए कहा कि शिवम केवल एक हेवनली सुप्रीम है, एक मानव जाति का सदस्य है, जबकि नकुल की हैसियत उससे आकाश जमीन का अंतर रखती है। ऐसे व्यक्ति पर हाथ उठाना घोर अपराध है और इसका दंड केवल मृत्यु है। शिवम को ये सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। यह निस्संदेह पूर्ण रूप से बेशर्मी थी। इसका अर्थ साफ था कि चाहे टेरन क्लैन के साथ कुछ भी किया जाए, उन्हें चुपचाप सहना होगा। चाहे सामने वाला उन्हें मारने आए, वे प्रतिरोध नहीं कर सकते। यदि उन्होंने प्रतिरोध किया तो वही अपराध बन जाएगा। ऐसी स्थिति में और क्या कहा जा सकता था? शिवम ने शांत स्वर में कहा कि वे जैसा चाहें वैसा करें। उसने ये भी कहा कि सभी एंशिएंट सीक्रेट्स अब उसके मस्तिष्क में संजोए जा चुके हैं। वे उसे मार सकते हैं, वह विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन ये एंशिएंट सीक्रेट्स वे भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके चेहरे पर घमंड और उपेक्षा साफ झलक रही थी। इस रवैये ने सेलेस्टियल क्लैन के क्रोध को पूरी तरह भड़का दिया। उस मध्यवयस्क ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि शुभम कल्पना कर रहा है। उसने आदेश दिया कि शिवम को एंशिएंट सीक्रेट सौंप देने चाहिए, तभी उसे तुरंत मारा जाएगा, अन्यथा उसका अंत अत्यंत दुखद होगा। फिर उसने शिवम की जड़ पर वार किया और बताया कि वह गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल और स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप से आता है। उसने खुलेआम धमकी दी कि उसके एक आदेश मात्र से गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप ब्रह्मांड से मिट जाएगा। यह एक नग्न और क्रूर धमकी थी। पहले शिवम की जान को और फिर उसके संप्रदाय और पूरे तार्कीय क्षेत्र को दांव पर लगाया जा रहा था। इसी क्षण शिवम ने सेलेस्टियल क्लैन का असली चेहरा पूरी तरह पहचान लिया।
प्रतिभा और शक्ति के अतिरिक्त उनका स्वभाव भी साधारण गुंडों से अलग नहीं था, घृणित और नीच। शिवम ने कंधे उचका दिए और उदासीन स्वर में कहा कि वे जो चाहें करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल का विनाश वह नहीं चाहता था, लेकिन वह समझता था कि इस समय जितना अधिक वह इसकी परवाह दिखाएगा उतना ही उसे दबाया जाएगा। उसकी उदासीनता ही गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल के लिए सबसे सुरक्षित थी। मध्यवयस्क सेलेस्टियल व्यक्ति स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम अपने संप्रदाय की सुरक्षा को लेकर भी उदासीन रहेगा। इस प्रकार का निडर व्यक्ति सबसे कठिन होता है। वर्षों से अनगिनत लोगों को धमकाने वाला यह व्यक्ति भी एक पल के लिए समझ नहीं पा रहा था कि शिवम के साथ क्या किया जाए। उसकी दृष्टि में शिवम कांटेदार साही की तरह था, जिसे पकड़ना असंभव लग रहा था। इसी समय आकाश से एक गंभीर और महान स्वर गूंजा। आकाश चमका और एक आकृति शून्य से प्रकट हुई। वह सेलेस्टियल क्लैन का व्यक्ति था, देखने में लगभग 20 वर्ष का युवक, सुनहरे बालों के साथ अत्यंत सुंदर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसी मुस्कान में अपार कमांडिंग छिपा था। उस मध्यवयस्क सेलेस्टियल व्यक्ति सहित नकुल और अन्य सेलेस्टियल जीनियस ने उस व्यक्ति को देखते ही रंग बदल लिया। सभी के चेहरों पर श्रद्धा छा गई और वे बोले कि वे लॉर्ड रोमी को नमन करते हैं। ये सुनते ही सभी चौंक गए। रोमी, ये युवक दिखने में भले ही युवा हो, लेकिन वास्तव में वह इना का रोमी था, जिसकी कल्टिवेशन कम से कम डिवाइन लॉर्ड रेल्म में थी। वह निस्संदेह ऐसा अस्तित्व था जिसने न जाने कितने युग देखे होंगे। बाकी सभी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स और इना के कोर डिसाइपल्स ने भी आदरपूर्वक अभिवादन किया। शिवम ने भी मुट्ठी बांधकर झुककर सलाम किया। चाहे वह सेलेस्टियल क्लैन से कितना ही असंतुष्ट क्यों न हो, डिवाइन लॉर्ड रेल्म का अस्तित्व सम्मान योग्य था। मध्यवयस्क सेलेस्टियल व्यक्ति आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक बोला कि वह शिवम को सिखा रहा था, लेकिन रोमी ने ठंडे स्वर में उसे रोक दिया और कहा कि बस बहुत हो गया। उसके स्वर में अप्रसन्नता साफ थी। मध्यवयस्क व्यक्ति का चेहरा सख्त हो गया और डर से उसकी पीठ पर पसीना आ गया। वह समझता था कि डिवाइन एम्परर के शिखर पर खड़ा होने के बावजूद वह अभी भी डिवाइन लॉर्ड से अनंत दूरी पर है। इनमें डिवाइन एम्परर चरम पर पहुंचे बहुत लोग हैं, लेकिन डिवाइन लॉर्ड अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ हैं। यही वे अस्तित्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड की चोटी पर खड़े होते हैं। रोमी ने ठंडे स्वर में कहा कि वह पहले की सभी बातें जान चुका है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रह्मांड की सभी जातियां सेलेस्टियल क्लैन के साथ हैं। वे न तो उनके दास हैं और न ही शत्रु। उनके वास्तविक शत्रु डेमन क्लैन और विद्रोही हैं। उसने पूछा कि क्या ये बात सबको समझ में आ गई है। नकुल, मध्यवयस्क सेलेस्टियल व्यक्ति और अन्य सभी ने तुरंत सिर झुकाकर कहा कि वे अपनी गलती समझ गए हैं। नकुल, सेलेस्टियल क्लैन के उस मध्यवयस्क व्यक्ति और बाकी सभी लोग लगातार सिर हिला रहे थे। बाहर से वे बहुत ईमानदार और डरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी उलझन थी। उनके लिए ये रवैया बेहद असामान्य था। आखिरकार विभिन्न जातियों के प्रति ऐसा समान और सम्मानजनक व्यवहार तो कभी रोमी से नहीं देखा गया था। क्या यही सेलेस्टियल क्लैन की सामान्य शैली नहीं थी? उनके नजरिए में ब्रह्मांड की बाकी जातियां हमेशा तुच्छ रही थीं। उनकी सोच में जब तक कोई डिवाइन लॉर्ड रेल्म तक नहीं पहुंचता, सेलेस्टियल क्लैन उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाता। केवल डिवाइन लॉर्ड रेल्म तक पहुंचने वाले अस्तित्व ही ऐसे होते हैं जिन्हें इन भी गंभीरता से लेता है। आखिर डिवाइन लॉर्ड रेल्म तक पहुंचना स्वयं में एक ऐसा स्तर है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन शिवम क्या था? वह तो मात्र एक मानव जाति का उत्तराधिकारी था। इसी कारण नकुल, सेलेस्टियल क्लैन का वह मध्यवयस्क व्यक्ति और बाकी लोग अपने दिल में तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर रोमी को इस बच्चे की प्रतिभा पसंद आ गई हो? खास तौर पर नकुल के लिए यह विचार और भी चुभने वाला था। उसके मन में ये धारणा और भी पक्की हो गई कि रोमी ने शिवम की प्रतिभा को देख लिया है, खासकर उस क्षण जब शिवम ने उसे पराजित किया था। यही सोच उसके भीतर गहरी ईर्ष्या और क्रोध भर रही थी। शिवम ने उसे सबके सामने रौंद दिया था और उसके बाद रोमी की नज़र शिवम पर पड़ी। यह उसके लिए बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं था। उसके भीतर चीख उठी, परंतु रोमी के सामने वह कुछ भी प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर सका और सारी आग अपने दिल में दबाकर रखी। इसी समय रोमी की दृष्टि शिवम पर पड़ी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि शुभम ठीक है। फिर उन्होंने आगे कहा कि इतने लंबे वर्षों में ब्रह्मांड की सभी जातियों में इस स्तर की प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने शिवम से कहा कि वह इनमें अच्छी तरह साधना करे और चिंता न करे, क्योंकि यदि कोई उसे परेशान करेगा तो वह स्वयं देख लेंगे। शिवम ने तुरंत मुट्ठी बांधकर धन्यवाद प्रकट किया। इसके बाद रोमी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले जो वादा किया गया था वह अब भी मान्य है।
प्राचीन संसार में जो भी अवसर जिसको मिला वही उसका है और कोई उसे छीन नहीं सकता। वे एंशिएंट सीक्रेट्स मेरिट पॉइंट्स के बदले इनमें विनिमय कर सकता है। ये कहते हुए रोमी की दृष्टि नकुल सेलेस्टियल क्लैन के मध्यवयस्क व्यक्ति और अन्य लोगों पर गई। हालांकि उनकी नज़र शांत थी, फिर भी उन सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वे तुरंत सिर हिलाने लगे। इसके तुरंत बाद शून्य हल्का सा कांपा और रोमी वहां से गायब हो गया। शिवम ने रोमी के प्रस्थान की दिशा की ओर देखते हुए कुछ क्षण सोचा। उसे ये रोमी कहीं न कहीं परिचित सा लगा। उसके मन में अचानक डार्क यूनिवर्स में डेमन मास्टर के साथ हुए उस युद्ध की स्मृति उभर आई जहां 6 डिवाइन रेल्म अस्तित्वों ने मिलकर युद्ध किया था। उनमें 3 रोमी भी थे। उस समय वे सब तेजस्वी प्रकाश में ढके हुए थे और चेहरों को ठीक से देखा नहीं जा सका था, लेकिन अब शिवम को लगा कि उनमें से एक रोमी की आकृति इस रोमी से मिलती जुलती थी। शायद वही था। डेमन जीनियस के साथ उस निर्णायक युद्ध में शिवम ने असाधारण योगदान दिया था और संभव है कि उसी कारण रोमी के मन में उसके लिए अच्छा प्रभाव बना हो। इसके बाद शिवम ने नकुल सेलेस्टियल क्लैन के उस मध्यवयस्क व्यक्ति और अन्य लोगों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा कि अब वे जा सकते हैं। सेलेस्टियल क्लैन के उस व्यक्ति ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि यह लड़का आज भाग्यशाली है। वह भीतर से अत्यंत असंतुष्ट था और मन ही मन शिवम को एक थप्पड़ में मार देना चाहता था, लेकिन रोमी के शब्द अभी अभी गूंजे थे। सो हिम्मत होने पर भी वह शिवम के विरुद्ध हाथ उठाने की सोच नहीं सकता था। नकुल ने भी लेंग लेंग स्वर में कहा कि यह केवल आज की किस्मत है और हर बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वह पलटा और चला गया। बाकी सेलेस्टियल क्लैन इनर के कोर डिसाइपल्स भी उसके पीछे पीछे वहां से चले गए। बाकी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स ने भी दूरी बनाते हुए वहां से हटना उचित समझा। उनके दिल जान चुके थे कि शिवम ने इस बार रोमी की वजह से जान बचाई है, लेकिन वह पूरी तरह नकुल और सेलेस्टियल क्लैन के शक्तिशाली लोगों को नाराज कर चुका है। यदि वे शिवम के बहुत निकट रहे तो भविष्य में उन पर भी मुसीबत आ सकती है। शिवम का चेहरा शांत था। वह धीरे धीरे अपने निवास स्थान की ओर लौट गया। उसके मन में साफ था कि उसने नकुल जैसे लोगों को पूरी तरह नाराज कर दिया है और वे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि भविष्य में कोको और रूपाली से दूरी बनाए रखेगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी में न घसीटा जाए। वह इनमें अधिक समय तक नहीं रहने वाला था और उसके जाने के बाद यदि वे उसके करीब रहे तो उन्हें नुकसान हो सकता था। अपने कमरे में लौटकर शिवम ने पालथी मारकर बैठते हुए इस बार की सभी उपलब्धियों को गिनना शुरू किया। इस बार सबसे बड़ा लाभ एंशिएंट स्टोन था। इसके अलावा उसके पास कुल 1700 से अधिक एंशिएंट सीक्रेट्स आ चुके थे। उनमें से 800 से अधिक उसने मिस्टिक रून्स के रूप में अपनी कोशिकाओं में समाहित कर लिया था और शेष को उसने अपने मन में स्मरण कर लिया था। शिवम ने आकलन किया कि इनके पास पहले से मौजूद एंशिएंट सीक्रेट्स को छोड़कर भी लगभग 1000 सीक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें मेरिट पॉइंट्स में बदला जा सकता है। इसके बाद उसने जेड सिंबल्स निकाले और उन एंशिएंट सीक्रेट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया जो इनके पास नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसने हजारों एंशिएंट सीक्रेट्स को जेड सिंबल्स में सुरक्षित कर लिया। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, इतने हजारों एंशिएंट सीक्रेट्स से उसे कितने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। न्यूनतम अनुमान से भी यह संख्या सैकड़ों करोड़ तक पहुंच सकती थी। इन मेरिट पॉइंट्स से न केवल वह कई दुर्लभ खजाने प्राप्त कर सकता था बल्कि कल्टिवेशन को डिवाइन लॉर्ड रेल्म तक पहुंचाने और केमिकल टावर की ऊंची मंजिलों में साधना करने का मार्ग भी खुल सकता था। यही सोचते हुए शिवम के भीतर उत्साह की ज्वाला भड़क उठी। उसने बिना किसी विलंब के मेरिट एक्सचेंज हॉल की ओर कदम बढ़ा ताकि इन एंशिएंट सीक्रेट्स को मिस्टिक रून्स में बदलकर मेरिट पॉइंट्स प्राप्त कर सके। छोटे मित्र, क्या तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए? सेलेस्टियल क्लैन के एक वृद्ध ने मुस्कुराते हुए शिवम की ओर देखते हुए पूछा। सीनियर, मेरे पास कुछ एंशिएंट सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैं मेरिट पॉइंट्स में एक्सचेंज करना चाहता हूं। शिवम ने शांति से उत्तर दिया। एंशिएंट सीक्रेट्स? लगता है तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने इस बार एंशिएंट वर्ल्ड में प्रवेश किया था। सेलेस्टियल क्लैन के उस वृद्ध ने कहा। सीनियर का अनुमान बिल्कुल सही है। शिवम ने सिर हिलाया। ठीक है, क्या तुम्हारे पास ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स की कॉपीज तैयार हैं? उन्हें निकालो और मुझे दो, मैं जांच करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीजें पहले से ही इनमें मौजूद हैं उन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। सेलेस्टियल क्लैन के वृद्ध ने नियम समझाते हुए कहा। जूनियर जानता है। शिवम ने सिर हिलाया और हाथ लहराया। तभी हजारों जड़े सिंबल्स हवा में उड़ते हुए बाहर आए और उनके सामने तैरने लगे। इतने ज्यादा, सेलेस्टियल क्लैन के उस वृद्ध और पास खड़े दूसरे एल्डर की आंखें गोल हो गईं। दोनों गहराई से समा हो गए। ये सब, क्या ये सभी एंशिएंट सीक्रेट्स हैं?
सेलेस्टियल एल्डर की आवाज़ हल्की सी कांप गई। हाँ, इनमें कुल 1003 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स हैं और ये इनमें मौजूद नहीं है। कृपया सीनियर्स जांच कर लें। शिवम ने उत्तर दिया। सेलेस्टियल एल्डर ने ठंडी सांस ली। 1003 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स, और सबसे अहम बात ये थी कि ये इनमें उपलब्ध नहीं थे। ये सोचकर ही उनके मन में हलचल मच गई कि आखिर शिवम ने कितने एंशिएंट सीक्रेट्स हासिल किए होंगे। उनके सामने खड़ा ये ह्यूमन युवक शायद सच में एक दुर्लभ पीयरलेस जीनियस था। ठीक है, मैं एक्सचेंज करवा दूंगा, लेकिन हर ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट की वैल्यू अलग होती है। मुझे इसकी जानकारी ऊपर भेजनी होगी ताकि सही प्राइस तय किया जा सके। सेलेस्टियल एल्डर ने कहा। सीनियर कृपया करें, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी, रुको। इसके साथ ही एक समूह अंदर आया। नकुल, शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। यह आदमी जहां दिखाई दे वहां कोई अच्छी बात नहीं होती। नकुल, सेलेस्टियल एल्डर ने नकुल को देखते ही मुस्कुराकर अभिवादन किया। ये देखकर शिवम के मन में बुरी आशंका और गहरी हो गई। साफ था कि सेलेस्टियल एल्डर और नकुल एक दूसरे को पहले से जानते थे। अंकल, नकुल ने सिर झुकाकर कहा। नकुल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? सेलेस्टियल एल्डर ने पूछा। मैं भी ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स एक्सचेंज कराने आया हूँ। ये रहे मेरे सीक्रेट्स, और तुम भी अपने एक्सचेंज वाले एंशिएंट सीक्रेट्स निकालो। नकुल ने हाथ लहराया और जेड सिंबल्स का एक समूह प्रकट हुआ। बाकी सेलेस्टियल क्लैन के लोग भी आगे आए और उन्होंने भी जेड सिंबल्स निकाले। स्पष्ट था कि इन जेड सिंबल्स में भी ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स दर्ज थे। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। सीनियर, मैं पहले आया हूं तो एक्सचेंज पहले मेरा होना चाहिए। शिवम ने कहा। पहले आया हूं तो पहले एक्सचेंज होगा। ये कौन सा नियम है? हमारे सेलेस्टियल क्लैन में ऐसा कोई नियम नहीं है। अंकल, आप ही बताइए। नकुल ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ नकुल, तुम पहले अपने एंशिएंट सीक्रेट्स निकालो, मैं पहले तुम्हारा एक्सचेंज करूंगा। सेलेस्टियल एल्डर मुस्कुराया और शिवम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शिवम का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया। इसके बाद सेलेस्टियल एल्डर्स ने नकुल और अन्य लोगों के एंशिएंट सीक्रेट्स की जांच की ऊपर रिपोर्ट भेजी और थोड़ी देर में एक्सचेंज शुरू हो गया। 3 घंटे बाद नकुल और बाकी सेलेस्टियल क्लैन के लोग एक्सचेंज पूरा कर चुके थे। सीनियर, अब मेरी बारी? शिवम ने पूछा। अंकल, इस व्यक्ति के एंशिएंट सीक्रेट्स का सोर्स संदिग्ध है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक्सचेंज न किया जाए। नकुल ने ठंडेपन से कहा। ये सेलेस्टियल एल्डर हिचकिचाया। एक्सचेंज नहीं करेंगे? ठीक है, ये ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स रोमी की मांग पर लाए गए हैं। अगर एक्सचेंज नहीं हुआ तो मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगा। जब रोमी पूछेंगे तो मैं बस इतना कहूंगा कि इनको इनकी जरूरत नहीं थी। शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा और मुड़कर जाने लगा। पुराने सेलेस्टियल एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया। छोटे मित्र, कृपया रुकिए। मैंने यह नहीं कहा कि एक्सचेंज नहीं होगा। इतने सारे एंशिएंट सीक्रेट्स यदि हाथ से निकल गए और रोमी ने जवाब मांगा तो वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। शिवम पलटा और उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। घृणित, नकुल मन ही मन गरजा। सीनियर, जांच कर लीजिए। शिवम ने फिर से वे 1003 जेड सिंबल्स निकाल दिए। सेलेस्टियल एल्डर ने जांच कर कहा, इनमें से केवल 603 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं। केवल 603? ये कैसे हो सकता है? मैं साफ याद करता हूं कि ये इनमें पहले मौजूद नहीं थे। शिवम का चेहरा बदल गया। पहले नहीं थे लेकिन अब हैं। सेलेस्टियल एल्डर ने हल्के स्वर में कहा। शिवम तुरंत समझ गया। नकुल और अन्य लोग जानबूझकर पहले एक्सचेंज कर चुके थे और उनमें से लगभग 400 एंशिएंट सीक्रेट्स पहले ही इनमें जमा हो चुके थे। इस तरह शिवम को सीधे भारी नुकसान हुआ। 400 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स का मतलब कितने मेरिट पॉइंट्स होते? शिवम का दिल खून के आंसू रो रहा था। बगल में नकुल और उसके साथी ठंडी हंसी हंस रहे थे। उन्होंने जानबूझकर यही किया था, शिवम को दबाने के लिए। छोटे मित्र, मैंने इनके नियमों का या रोमी के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है। जो एंशिएंट सीक्रेट्स पहले से इनमें हैं उन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। रोमी ने यह नियम बहुत पहले तय किया था। अब बताओ, एक्सचेंज करना है या नहीं? सेलेस्टियल एल्डर मुस्कुराया। यह एक साफ साजिश थी, पर नियमों के भीतर की साजिश। शिवम जानता था कि अगर वह एक्सचेंज नहीं करता तो नुकसान उसी का होगा। एक्सचेंज करूंगा, लेकिन अगर प्राइस मेरे अनुमान से कम निकला तो मैं रोमी से न्याय मांगूंगा। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा।
निश्चिंत रहो, तुम्हें घाटा नहीं होगा। 603 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स हैं। सेलेस्टियल एल्डर ने नेम्स रिकॉर्ड किए, ऊपर भेजे और प्राइस निर्धारित होने का इंतजार करने लगा। अब यहाँ से आगे कोई भी चाल चलना उसके हाथ में नहीं था। शिवम ने कई घंटों तक इंतजार किया। काफी देर के बाद अंततः सभी एंशिएंट सीक्रेट्स की कीमतें तय कर दी गईं और मेरिट पॉइंट्स का आवंटन पूरा हुआ। सभी एंशिएंट सीक्रेट्स की कीमतें तय कर दी गई हैं। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आधिकारिक रूप से एक्सचेंज किया जा सकता है। सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर ने एक जेड स्लिप शिवम को सौंपी। शिवम ने उसमें अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन डालकर देखा, जिसमें हर एक एंशिएंट सीक्रेट की कीमत स्पष्ट रूप से दर्ज थी। शिवम ने ध्यानपूर्वक पूरा विवरण पढ़ा, फिर सिर हिलाया और जेड स्लिप वापस एल्डर को लौटा दी। दी गई कीमतें काफी हद तक उचित थीं। सबसे कम कीमत 1 लाख मेरिट पॉइंट्स थी, जबकि सबसे महंगी एंशिएंट सीक्रेट की कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स तक थी। यह वही स्तर था जिस पर आमतौर पर इनमें में एक्सचेंज होता था। शिवम को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अपना आइडेंटिटी टोकन दो, सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर ने कहा। शिवम ने अपना आइडेंटिटी टोकन आगे बढ़ाया। एल्डर ने उसे एक फॉर्मेशन पर रख दिया। तुरंत ही फॉर्मेशन में जोरदार कंपन हुआ और उससे तेज रोशनी फूट पड़ी। ये रोशनी लगातार आइडेंटिटी जेड कार्ड में प्रवेश करने लगी। इतने बड़े पैमाने पर मेरिट पॉइंट्स देने का अधिकार उस एल्डर के पास नहीं था। ये प्रक्रिया इनर के ऊपरी स्तर से फॉर्मेशन के जरिए पूरी की जा रही थी। कुछ समय बाद फॉर्मेशन की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। हो गया, अब जांच कर लो। सेलेस्टियल एल्डर ने आइडेंटिटी टोकन शिवम को लौटा दिया। शिवम ने उसे हाथ में लेकर अपनी स्पिरिचुअल सेंस से जांच की और तुरंत मेरिट पॉइंट्स की संख्या देख ली। 130 मिलियन से भी अधिक मेरिट पॉइंट्स, 130 मिलियन से ज्यादा। पहले से मन में तैयारी होने के बावजूद जब शिवम ने इतनी बड़ी संख्या देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। इन 603 ग्रैंड एंशिएंट सीक्रेट्स में से अधिकतर की कीमत 1 लाख मेरिट पॉइंट्स थी, लेकिन कुछ अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली सीक्रेट्स ऐसे भी थे जिनकी कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स तक पहुंची। ऐसे सीक्रेट्स कम थे, मगर कुल जोड़ने पर यह रकम अभूतपूर्व थी। सब मिलाकर लगभग 130 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट्स बने। इसी क्षण शिवम को उन 400 एंशिएंट सीक्रेट्स की याद आ गई जिन्हें नकुल और उसके साथियों ने पहले एक्सचेंज कर दिया था। अगर यह नुकसान न होता तो उसे 80 मिलियन से भी ज्यादा अतिरिक्त मेरिट पॉइंट्स मिल सकते थे। ये सोचकर उसका दिल थोड़ी देर के लिए दुखी हुआ। फिर भी शिवम संतुष्ट था। 130 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट्स का क्या अर्थ होता है यह वो अच्छी तरह जानता था। इससे अनगिनत कीमती ट्रेजर्स एक्सचेंज किए जा सकते थे। उसके मन में अब कई खास ट्रेजर्स घूमने लगे। पास खड़ा नकुल ठंडे स्वर में ऊन करके अपने लोगों को लेकर चला गया। हालांकि शिवम को कुछ मेरिट पॉइंट्स का नुकसान हुआ था, लेकिन नकुल अच्छी तरह जानता था कि शिवम ने फिर भी एक विशाल राशि प्राप्त कर ली है। यही बात उसे सबसे ज्यादा खल रही थी। शिवम ने सभी एंशिएंट सीक्रेट्स सेलेस्टियल एल्डर को सौंप दिए और धीरे धीरे वहां से निकल गया। बाहर निकलते ही वो सीधे मिलिट्री डिपार्टमेंट की ओर चला गया। उसका इरादा पहले गॉड रैंक में प्रमोशन लेने का था, उसके बाद मेरिट एक्सचेंज हॉल जाकर ट्रेजर्स एक्सचेंज करने का और फिर कल्टिवेशन टावर में अभ्यास का। क्योंकि गॉड रैंक प्राप्त किए बिना 4th लेवल कल्टिवेशन टावर में प्रवेश संभव नहीं था। जल्द ही शिवम मिलिट्री डिपार्टमेंट पहुंच गया। क्या तुम गॉड रैंक में प्रमोशन लेना चाहते हो? प्रमोशन संभालने वाले सेलेस्टियल ऑफिशियल ने हैरानी से मुंह खोल दिया और शिवम को घूर कर देखने लगा। उसकी नज़र में शिवम अभी भी डिवाइन एम्परर रूम ही था। इस उम्र में यहाँ तक पहुँचना अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन डिवाइन एम्परर रूम से सीधे गॉड रैंक में प्रमोशन, इतिहास में ऐसे मामले बहुत ही कम थे। हाँ, शिवम ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। सेलेस्टियल ऑफिशियल ने शिवम को फिर से ध्यान से देखा। अचानक उसकी आंखों में पहचान की चमक आए। क्या तुम्हारा नाम शुभम है? हाँ, मैं शुभम हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? शिवम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर तुम शुभम हो तो कृपया वापस जाइए। सेलेस्टियल ऑफिशियल ने सपाट स्वर में कहा। वापस जाऊं? इसका क्या मतलब है? शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब साफ है, इनमें तुम्हारा समय बहुत कम रहा है, सीनियरिटी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल गॉड रैंक के लिए बहुत कम है, इसलिए तुम प्रमोशन के योग्य नहीं हो। बाद में आना। सेलेस्टियल ऑफिशियल ने ठंडे स्वर में समझाया। शिवम का चेहरा उदास हो गया।
अगर मुझे ठीक से याद है तो इनके नियमों के अनुसार जैसे ही मेरिट पॉइंट्स 10 मिलियन पार करते हैं प्रमोशन की पात्रता मिल जाती है। क्या कोई और शर्त भी है? शिवम ने पूछा। गॉड रैंक कोई छोटी चीज नहीं है, यह एक क्षेत्र की रक्षा का दायित्व होता है। नियम जरूर है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रमोशन रोका भी जा सकता है। अगर सवाल हैं तो ऊपर पूछो, अब मुझे काम करना है। सेलेस्टियल ऑफिशियल ने हाथ हिलाकर शिवम को टाल दिया। शिवम चुपचाप बाहर चला गया। वो समझ चुका था कि यह सब संयोग नहीं था, यह जरूर नकुल की चाल है। शिवम ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। प्रमोशन न मिलने से उसे दो बड़े नुकसान थे। पहला, उसे गॉड रैंक का वॉरलॉर्ड आर्मर नहीं मिल पाएगा जो फर्स्ट ग्रेड स्काई आर्मर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरा, वो 4th लेवल कल्टिवेशन टावर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, 3rd लेवल पर भी अभ्यास किया जा सकता है, बस समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। शिवम ने बुदबुदाते हुए मिलिट्री डिपार्टमेंट छोड़ दिया। उसी समय पर्दे के पीछे से नकुल निकला। शुभम, ये तो अभी शुरुआत है। एक दिन मैं तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। नकुल के चेहरे पर विकृत मुस्कान फैल गई। मिलिट्री डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद शिवम सीधे मेरिट एक्सचेंज हॉल पहुंचा। अब समय था अपनी भारी मेरिट पॉइंट्स की पूंजी को ट्रेजर्स में बदलने का। सबसे पहले बॉल के लिए कुछ ब्रोकन डिवाइन सुप्रीमेस एक्सचेंज करता हूं। शिवम ने सबसे पहले बॉल के बारे में सोचा। ब्रोकन डिवाइन सुप्रीम एस वाले क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके सामने अनकाउंटेबल ब्रोकन डिवाइन सुप्रीम एस के ढेर दिखाई दिए। यह वाला सिर्फ 1000 मेरिट पॉइंट्स का है, बहुत घटिया। ये 5000 का है, फिर भी बेकार। शिवम तेजी से देखता गया। 100,000 मेरिट पॉइंट्स से कम कीमत वाली चीजों में उसे अब कोई रुचि नहीं थी। आज के शिवम के लिए ये सब बहुत सस्ता था। ब्रोकन डिवाइन सुप्रीम जितना महंगा अपने ओरिजिनल रूप में उतना ही शक्तिशाली और दुर्लभ होता है। ऐसे ट्रेजर्स ही बॉल की पूरी क्षमता निकाल सकते थे। यह आधी तलवार 2 लाख मेरिट पॉइंट्स की है। ठीक है, यही लेता हूँ। शिवम ने आइडेंटिटी टोकन से भुगतान किया और वह रक्तलाल आधी तलवार एक्सचेंज कर ली। बूम बूम, मुझे खाना है। बॉल की आंखें चमक उठीं और वह आधी तलवार को घूरते हुए उत्साह से चिल्ला उठा। खा ले। शिवम मुस्कुराया और उस आधी रक्तलाल तलवार को बॉल की ओर उछाल दिया। बॉल ने उसे सीधे अपने मुंह में निगल लिया और उसके चेहरे पर बेहद संतोष और आनंद का भाव आ गया। शिवम ने खोज जारी रखी। इसके बाद शिवम ने 1 लाख मेरिट पॉइंट्स से ऊपर कीमत वाले जितने भी ब्रोकन डिवाइन सोल्जर्स देखे उन सबको एक्सचेंज कर लिया। बहुत जल्दी कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च हो चुके थे। ये सब अभी भी काफी लो लेवल हैं। क्या कोई ऐसा ब्रोकन डिवाइन सोल्जर नहीं है जिसकी कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स से ज्यादा हो? शिवम मन ही मन सोचने लगा। उसे वही स्तर चाहिए था जैसा पिछली बार मिली आधी लंबी भाला। उसी स्तर की चीज बॉल की ताकत को वास्तविक रूप से बढ़ा सकती थी। पिछली बार बॉल ने उस आधे भाले को निगलने के बाद कल्टिवेशन में जबरदस्त उछाल पाया था और डिवाइन एम्परर रूम के शिखर तक पहुंच गया था, जबकि वह भाला अभी पूरी तरह रिफाइन भी नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनमें ब्रोकन डिवाइन सोल्जर्स की संख्या आकाश के तारों जैसी थी। इतनी बड़ी संख्या में से सही चीज ढूंढना आसान नहीं था। शिवम ने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन फैलाई और पूरे ध्यान के साथ हाई लेवल ब्रोकन डिवाइन सोल्जर्स की खोज शुरू कर दी। सामान्य स्तर वाले डिवाइन सोल्जर्स पर उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि पहले एक्सचेंज किए गए पहले ही काफी थे। करीब 1 घंटे के बाद अचानक शिवम की आंखें चमक उठीं। उसे आखिरकार एक ऐसा ब्रोकन डिवाइन सोल्जर मिल गया जिसकी कीमत पूरे 10 लाख मेरिट पॉइंट्स थी। पर जब उसने ध्यान से देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। वो किसी वेपन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो सिर्फ एक हथेली के आकार का गहरे काले रंग का आयरन ब्लॉक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़ का टुकड़ा हो। शिवम हैरान था। सिर्फ एक आयरन लम्ब जिस पर हथियार का कोई स्पष्ट रूप नहीं दिख रहा, उसकी कीमत 10 लाख मेरिट पॉइंट्स। इसका मतलब साफ था कि यह चीज बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसी समय बॉल भी बेचैन हो उठा। मुझे खाना है, मुझे खाना है। बॉल की आंखों में गहरी लालच और इच्छा झलकने लगी। एक्सचेंज। शिवम ने जरा भी हेजिटेशन नहीं की और तुरंत उसे एक्सचेंज कर लिया। कुछ ही क्षणों बाद वह आयरन लम्ब शिवम के हाथ में था। इतना भारी, जैसे ही शिवम ने उसे पकड़ा उसका चेहरा बदल गया। वह आयरन ब्लॉक बेहद भारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथ में एक छोटा तारा थामे हुए हो। शिवम को उसे संभालने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी।
सिर्फ एक टूटा हुआ आयरन ब्लॉक, मगर उसका वजन ग्रेविटी बॉल से भी कई गुना ज्यादा था। यह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। मुझे खाना है जल्दी। बॉल अब लगभग चिल्ला रहा था, ले संभल कर, ये बहुत भारी है, शिवम ने कहा और आयरन ब्लॉक को बॉल की ओर उछाल दिया। शिवम को हैरानी हुई कि इतना भारी आयरन ब्लॉक बॉल ने आसानी से निगल लिया और उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई। शिवम समझ गया कि मेटल टाइप ट्रेजर चाहे कितना ही भारी क्यों न हो, जैसे ही वो बॉल के लिए फूड बनता है वह उसे आसानी से रिफाइन कर सकता है। खोज जारी रखो। शिवम ने हार नहीं मानी। कई घंटे बीत गए। आखिरकार उसे 2 और ब्रोकन डिवाइन सोल्जर्स मिले जिनकी एक्सचेंज प्राइस 10 लाख मेरिट पॉइंट्स थी। इन दोनों को देखकर साफ पता चलता था कि वे पहले किसी पावरफुल वेपन का हिस्सा थे। एक आधी तलवार थी और दूसरा आधा ग्लव। इनकी कीमत इतनी ज्यादा होना स्वाभाविक था क्योंकि इनके इंटैक्ट रूप बेहद हाई लेवल के रहे होंगे, ठीक उसी स्तर के जैसे वो आधा लॉन्ग स्पेयर। शिवम ने दोनों एक्सचेंज कर लिए और सीधे बॉल को खिला दिए। लेकिन इस बार जो हुआ वो शिवम की उम्मीद से बाहर था। बॉल ने जैसे ही इन दोनों ब्रोकन डिवाइन सोल्जर्स को निगला, उसके शरीर से एक रहस्यमयी और शक्तिशाली तरंग फैल गई। ये एवोल्यूशन का संकेत है। शिवम की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, यह एवोल्यूशन का ही पूर्व संकेत है। ये डिवाइन एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू की तैयारी है। बोन डेमन की आवाज समय पर गूंजी। इतनी जल्दी? जो डिवाइन सोल्जर्स अभी अभी खाए हैं वे तो पूरी तरह रिफाइन भी नहीं हुए। शिवम सच में चकित था। बोन डेमन ने समझाया कि डिवाइन एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि सही अपॉर्चुनिटी भी जरूरी होती है। पहले जो आधा भाला बॉल ने खाया था वह पूरी तरह रिफाइन नहीं हुआ था, लेकिन समय के साथ उसका बड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब हो चुका था। उसके भीतर जमा हुई ऊर्जा पहले ही डिवाइन एम्परर रेल्म को इम्पैक्ट करने के लिए काफी थी, मगर बॉटलनेक की वजह से अटकी हुई थी। इस बार बॉल ने कई हाई लेवल डिवाइन सोल्जर्स एक साथ निगले। ये सभी अलग अलग पावरफुल बीइंग्स द्वारा इस्तेमाल किए गए वेपन्स थे और इनकी वाइटैलिटी अलग अलग थी। जब ये सारी एनर्जी टकराई तो बॉल को ब्रेक थ्रू का मौका मिल गया। शिवम ने सिर हिलाया। बात पूरी तरह सही लग रही थी। वाकई 5 मिलियन मेरिट पॉइंट्स पूरी तरह वसूल हो गए। अगर बॉल डिवाइन एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी ताकत आसमान छू लेगी और वह शिवम का बहुत बड़ा सहायक बन जाएगा। पहले वापस चलते हैं, शिवम ने बुदबुदाया। वह मेरिट एक्सचेंज हॉल से निकलकर अपने निवास स्थान लौटा। उसने बॉल को कमरे में रखा और चारों ओर फॉर्मेशन बिछा दी ताकि ब्रेक थ्रू के समय की ऊर्जा बाहर न फैले। सब कुछ करने के बाद शिवम फिर से मेरिट एक्सचेंज हॉल लौटा। इनमें अभी भी लगभग 200 एंशिएंट सीक्रेट्स हैं जो मेरे पास नहीं हैं। क्या मुझे उन्हें एक्सचेंज करना चाहिए? शिवम सोचने लगा। इनके पास पहले से हजारों एंशिएंट सीक्रेट्स थे। इस बार शिवम को एंशिएंट वर्ल्ड से 1700 से ज्यादा एंशिएंट सीक्रेट्स मिले थे, मगर इनमें से लगभग 200 ऐसे थे जो इनके पास थे और शिवम के पास नहीं। काफी सोचने के बाद उसने फिलहाल एक्सचेंज न करने का फैसला किया। उसके पास पहले ही एंशिएंट सीक्रेट्स की भरमार थी। कई तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेज पर थे और उन्हें हाई तक पहुंचाने में लंबा समय लगेगा। बहुत से तो उसने समझना भी शुरू नहीं किया था। इसके अलावा कॉमन सीक्रेट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इतना सब एक साथ लेना कहीं डाइजेशन प्रॉब्लम न बन जाए, इसलिए उसने तय किया कि पहले जो उसके पास है उसी को पूरी तरह कल्टिवेट करेगा। इसके बाद शिवम ने कल्टीवेशन को सीधे मदद करने वाली चीजों पर ध्यान दिया। उसने ऐसे डिवाइन पिल्स और टीएनके डिबाव एक्सचेंज किए जिनमें शुद्ध एनर्जी थी और जो कल्टिवेशन की नींव को मजबूत करते थे। उसने कुल 20 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च करके बड़ी मात्रा में डिवाइन पिल्स और हेवनली मटेरियल्स एक्सचेंज किए। अब भी उसके पास लगभग 100 मिलियन मेरिट पॉइंट्स बचे थे। मेरिट पॉइंट्स हाथ में रखे नहीं जाते, उन्हें ट्रेजर्स में बदलना ही समझदारी है। शिवम बुदबुदाया और आगे सोचने लगा। प्रिमिटिव गॉड्स की ब्लड एसेंस, बोन्स और ओरिजिनल डिवाइन पावर से जुड़ी ट्रेजर्स भी देखने होंगे। इनका मेरिट एक्सचेंज पैलेस वास्तव में ऐसा स्थान था जहां हर प्रकार का खजाना मौजूद था। बस आपके पास पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ लगभग हर वो चीज मिल सकती थी जो बाहरी दुनिया में कल्पना से भी परे थी। उदाहरण के लिए प्रिमिटिव गॉड्स का रक्त, प्रिमिटिव गॉड्स की हड्डियां जैसी दुर्लभ और अमूल्य वस्तुएं जो सामान्य बाजार में कभी दिखाई भी नहीं देती, यहाँ खुले तौर पर रखी थीं और उनकी संख्या भी चौंकाने वाली थी। शिवम वर्तमान में एक इंस्क्रिप्शन बॉडी था, इसलिए वह स्वयं इन खजानों का उपयोग नहीं कर सकता था,
लेकिन उसका पास्ट बॉडी इन चीज़ों का पूरी तरह उपयोग कर सकता था। अतीत में उसने द 1000 वेज साधना की थी, जिसमें असंख्य प्रकार की डिवाइन पावर का अभ्यास किया जा सकता था, विशेष रूप से ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर और ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स। यदि ओरिजिनल डिवाइन बॉडी को कल्टिवेट किया जाए तो ऐसे खजाने उसके पास्ट बॉडी के लिए अत्यंत उपयोगी थे। इसके अलावा शिवम का एक परिवार था, शिष्य थे और मित्र थे। ये सभी लोग भविष्य में इन संसाधनों का उपयोग कर सकते थे, इसलिए इन खजानों का महत्व केवल शिवम तक सीमित नहीं था। लेकिन प्रिमिटिव गॉड से संबंधित खजाने बेहद महंगे थे। प्रिमिटिव गॉड के रक्त की एक ही बूंद की कीमत 10,000 मेरिट पॉइंट्स थी। शिवम ने अंत में 3,000 बूंदें एक्सचेंज की और इसके लिए 30 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च कर दिए। इसके बाद उसकी नज़र प्रिमिटिव गॉड की खोपड़ी पर पड़ी। इसकी कीमत और भी अधिक थी। केवल खोपड़ी का एक हिस्सा 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का था। हालांकि कीमत असाधारण थी, लेकिन उसका प्रभाव भी उतना ही भयानक था। जो भी ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर और ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स का अभ्यास करता, यदि वह इस खोपड़ी के पास साधना करे तो उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता। रेड पिलग्रमेज के दौरान सभी लोग प्रिमिटिव आइडल्स के सहारे अभ्यास करते थे, लेकिन प्रिमिटिव आइडल की तुलना में ये प्रिमिटिव गॉड की खोपड़ी कई स्तर ऊपर थी। ये खोपड़ी प्रिमिटिव गॉड की आध्यात्मिकता से भरी हुई थी और उसकी चमक क्रिस्टल जैसे सुंदर जैड के समान थी। वो अत्यंत रहस्यमय लग रही थी। शिवम ने बिना किसी हिचक के इसे एक्सचेंज कर लिया। भविष्य में वो इसे रेड पिलग्रमेज ले जाएगा और अपने परिवार, शिष्यों और मित्रों के लिए उपयोग करेगा। यहाँ तक कि यदि उसका पास्ट बॉडी भी इस खोपड़ी के पास साधना करे तो परिणाम असाधारण होंगे। आखिरकार यह एक सच्चे प्रिमिटिव गॉड की खोपड़ी थी। इन सब एक्सचेंजेस के बाद शिवम के मेरिट पॉइंट से और 40 मिलियन कट चुके थे। इसके बाद उसे अचानक याद आया कि विराज फ्लावर भी है, जो ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर को 7 या 8 बार अवेकन करने में सहायक होती है। उसने बिना सोचे इसे भी एक्सचेंज कर लिया। इसके अलावा डिवाइन सोर्स बीड्स, मैजिक सोर्स फ्रूट्स और ड्रैगन ग्रास जैसे कई प्रकार के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी थे। शिवम के मन में एक के बाद एक हेवनली ट्रेजर्स के नाम उभरते गए। ये सभी औषधीय और दिव्य खजाने ओरिजिनल डिवाइन पावर फैक्टर और ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स की साधना में अत्यंत उपयोगी थे। अवेकनिंग की शुरुआती अवस्था से लेकर 1 या 2 बार अवेकनिंग तक, फिर 3-4 बार और यहाँ तक कि 7-8 बार अवेकन करने वाले ट्रेजर्स तक उसने लगभग सभी एक्सचेंज कर लिए। इसके अलावा ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स की जकड़नों को तोड़ने में सहायक ट्रेजर्स भी उसने नहीं छोड़े। इन सब पर उसने फिर से लगभग 10 से 20 मिलियन मेरिट पॉइंट्स खर्च कर दिए। इसके बाद उसने फॉरबिडन सोल्जर डोमेन के सील्स और कुछ अन्य विशेष खजाने भी एक्सचेंज किए, जिन पर कई मिलियन मेरिट पॉइंट्स और खर्च हो गए। अंततः उसके पास लगभग 40 मिलियन मेरिट पॉइंट्स शेष रह गए। मेरिट पॉइंट्स कितनी जल्दी उड़ जाते हैं। शिवम ने गहरी सांस ली। शुरुआत में 130 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज शुरू किया सब कुछ बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगा। शिवम को एहसास हुआ कि चाहे मेरिट पॉइंट्स कितने भी हों, मेरिट एक्सचेंज पैलेस में कदम रखते ही हमेशा कमी का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ मौजूद खजानों की कीमतें अचंभित कर देने वाली थीं। उसने यहाँ तक देखा कि कुछ ट्रेजर्स की कीमत 10 बिलियन मेरिट पॉइंट्स तक थी। ऐसे ट्रेजर्स को वह केवल देख सकता था, उनके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके बावजूद शिवम बहुत संतुष्ट था। उसने बड़ी मात्रा में उपयोगी खजाने प्राप्त कर लिए थे, जो आने वाले लंबे समय तक काम आने वाले थे। एंशंट वर्ल्ड की यह यात्रा सचमुच कल्पना से परे लाभदायक रही थी। अब 40 मिलियन मेरिट पॉइंट्स बचे हैं। तीसरे स्तर के कल्टिवेशन टावर में मैं 200 साल से भी अधिक समय तक अभ्यास कर सकता हूँ। अब असेटिक कल्टिवेशन का समय आ गया है। बस यही उम्मीद है कि इस दौरान कोई मिशन न दिया जाए। इन विचारों के साथ शिवम सभी खजानों को समेटकर संतोषपूर्वक वहां से निकल गया। मेरिट एक्सचेंज पैलेस से निकलने के बाद वह सीधे कल्टिवेशन टावर पहुंचा और तीसरे तल में प्रवेश कर गया। इस बार शिवम सीधे प्रिमिटिव डिवाइन साउंड वाले क्षेत्र में नहीं गया। इसके बजाय वो उस झील के पास पहुंचा जो प्रिमिटिव गॉड्स के रक्त से भरी हुई थी। उसका इरादा था कि वह यहाँ प्रयास करे और देखे कि क्या प्रिमिटिव गॉड के रक्त की मदद से बॉटल नेक तोड़ा जा सकता है। शिवम धीरे से ब्लड लेक में उतरा और पूरा शरीर हुबो के भीतर समा गया। फिर उसने साधना शुरू कर दी। समय तेजी से बीतता गया, दिन दर दिन। पलक झपकते ही 3 साल निकल गए। इन 3 वर्षों में शिवम की कल्टिवेशन में जरा भी बदलाव नहीं आया।
वो अब भी होली रूम के शिखर पर ही रुका हुआ था, बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लगता है केवल एकांत साधना से ब्रेक थ्रू बेहद कठिन है। शिवम गहरी सोच में डूब गया। 3 वर्षों तक अभ्यास करने के बावजूद बॉटलनेक बिल्कुल भी नहीं टूटा। शिवम हुबो से बाहर आ गया और आगे साधना रोक दी। बोन डेमन की बात सही थी, ब्रेक थ्रू के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि अवसर भी चाहिए। अभी सही समय नहीं आया था। इसके बाद शिवम प्रिमिटिव गॉड ब्लड लेक छोड़कर प्रिमिटिव डिवाइन साउंड वाले क्षेत्र में चला गया। चूंकि रेल्म ब्रेक थ्रू संभव नहीं था, उसने तय किया कि इस समय विभिन्न सीक्रेट टेक्निक्स पर ध्यान दिया जाए। आखिरकार उसके पास अभ्यास करने के लिए असंख्य सीक्रेट्स थे। थोड़ी ही देर में वह प्रिमिटिव डिवाइन साउंड के स्थान पर पहुंच गया, पद्मासन में बैठा और उसका मन शून्य अवस्था में चला गया। सबसे पहले ग्रेट अरोरा टेक्निक को समझना होगा। शिवम ने मन ही मन निश्चय किया। ग्रेट अरोरा 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स में शीर्ष 100 में गिनी जाती है। इसमें आक्रमण और गति दोनों का संयोजन है और यह अत्यंत रहस्यमय है, इसलिए शिवम ने इसे पहले साधने का फैसला किया। ग्रेट अरोरा की कल्टिवेशन मेथड उसके मन में उभर आई और उसने ध्यानपूर्वक उसे समझना शुरू किया। इसी समय उसके कॉन्शियसनेस में स्थित एंशिएंट स्टोन ने हल्की कंपन पैदा की। अचानक शिवम ने महसूस किया कि ग्रेट एंशिएंट मिस्ट्री को समझने की उसकी गति कई गुना बढ़ गई है। यह वृद्धि थोड़ी नहीं बल्कि अत्यधिक थी। एंशिएंट स्टोन इतना रहस्यमय है कि यह न केवल एंशिएंट सीक्रेट्स को जन्म देता है बल्कि उनकी समझ की गति भी बढ़ा सकता है। शिवम के चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता झलक उठी। यहाँ प्रिमिटिव डिवाइन साउंड की सहायता से समझने की गति पहले ही तेज थी और अब एंशिएंट स्टोन के कारण उसमें और भी भारी वृद्धि हो गई थी। पहले इतने सारे ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स को हाई तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, इसकी कल्पना तक करना मुश्किल था। लेकिन अब शिवम को स्पष्ट उम्मीद दिखाई दे रही थी। शायद यहाँ सैकड़ों वर्षों तक अभ्यास करने के बाद वह अपने अधिकांश एंशिएंट सीक्रेट्स को हाई तक पहुंचा सके। चलते रहो तेजी से। शिवम ने आंखें बंद कर ली और गहन साधना में डूब गया। उसकी एनलाइटनमेंट प्रक्रिया के दौरान एंशिएंट स्टोन निरंतर रहस्यमयी तरंगे छोड़ता रहा, जिससे उसकी समझ की गति लगातार बढ़ती रही। इस अवस्था में शिवम की ग्रेट अरोरा टेक्निक की समझ दिन में 1000 मील की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ग्रेट अरोरा टेक्निक तेजी से प्रगति करती हुई हाई अवस्था तक पहुंच गई। मूल रूप से ये 3000 महान प्राचीन रहस्यों में शीर्ष 100 में शामिल थी और आम परिस्थिति में यदि कोई बाहर सामान्य अभ्यास करता तो इसे समझकर पूर्णता तक पहुंचने में कई 100 वर्ष लग जाते। लेकिन प्रिमिटिव डिवाइन साउंड और एंशिएंट स्टोन की दोहरी सहायता के कारण शिवम ने इसे 1 वर्ष से भी कम समय में हाई तक पहुंचा दिया। ये गति साधारण लोगों के लिए असंभव थी। ग्रेट अरोरा पूरी होने के बाद शिवम तुरंत अगली तकनीक ग्रेट डिस्ट्रक्शन का अभ्यास करने लगा। इसकी कठिनाई भी लगभग समान थी, इसलिए लगभग उतने ही समय में ये भी हाई हो गई। इसके बाद शिवम ने अगली महान प्राचीन तकनीक उठाई और यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। शिवम का मन पूरी तरह से साधना में डूबा हुआ था। वह निरंतर रहस्यों को समझता, अभ्यास करता और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाता रहा। बीच बीच में वह ड्रीम गॉड जेड की जांच करता ताकि पता चल सके कि इन उसकी ओर कोई मिशन तो नहीं भेज रहा। सौभाग्य से इन 200 वर्षों में इन्होंने उसे एक भी कार्य नहीं सौंपा। यह उसके लिए वरदान था। उसे मनचाहा समय और शांति मिली, जिससे वह पूरी लगन से साधना कर सका। यूं ही 2 सदियां निकल गईं। 200 वर्षों में शिवम की प्रगति आश्चर्यजनक थी। उसने प्राचीन विश्व से प्राप्त लगभग 1700 महान प्राचीन रहस्यों को हाई अवस्था तक पहुंचा दिया, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें वह पहले समझ नहीं पाया था। सामान्य एंशिएंट टेक्निक्स की तुलना में महान एंशिएंट टेक्निक्स को समझना कई गुना कठिन होता है, लेकिन फिर भी शिवम ने इन सबको पूरा कर दिया। अब उसके शरीर के 1700 से अधिक कोशिकाएं, जिनमें महान रहस्यों के रून्स समाहित थे, चमक उठी, मानो उसके शरीर में 1700 सितारे जड़ दिए गए हों, भव्य, चमकदार और असाधारण शक्ति से परिपूर्ण। शिवम ने हल्का सा शरीर हिलाया और महसूस किया कि उसके भीतर शक्ति मानो अनंत मात्रा में उमड़ रही हो। उसकी कल्टिवेशन अभी भी डिवाइन एम्परर 9th लेयर पर थी, लेकिन उसकी शक्ति अब पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अब डिवाइन एम्परर रेल्म में मैं कितने स्तरों को पार कर सकता हूँ। बिना वास्तविक युद्ध के वह इसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन उसे इतना निश्चित पता था कि वह अब केवल 3-4 नहीं बल्कि 8 स्तरों से भी अधिक पार कर सकता है। कितना अधिक, ये तो युद्ध ही बताएगा। इन 1700 महान रहस्यों के रून्स उसके शरीर की कोशिकाओं में समाहित हो चुके थे।
जब वह अपनी इच्छा शक्ति चलाता, ये शक्तिशाली रहस्य उसके इंस्क्रिप्शन फोर्स के साथ मिलकर उसके शरीर को असीम शक्तिशाली बना देते। इंडिस्ट्रक्टेबल, अडिग, अजेय। डिफेंस भी अब असाधारण स्तर पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में अब कुछ ही मेरिट पॉइंट्स बचे थे जो केवल 10 वर्ष की साधना के लिए पर्याप्त थे। वह सोचने लगा कि इन्हें फिलहाल बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि आगे इन्हें कहीं और भी उपयोग करना पड़ सकता है। अब बाहर निकलने का समय है, चलकर अपनी शक्ति की जांच करनी चाहिए। उसने निर्णय लिया, वर्चुअल डेमन वैली चलकर अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता जांचता हूँ। वर्चुअल डेमन वैली एक विशाल फॉर्मेशन से निर्मित युद्ध क्षेत्र था। इसके भीतर असंख्य वर्चुअल डीमंस बनते थे जो वास्तविक डीमंस की शक्ति और व्यवहार की नकल करते थे, ताकि इनके योद्धा अभ्यास कर सकें और डेमन क्लैन के खिलाफ युद्धों के लिए तैयार हों। कुछ ही देर बाद शिवम वैली में प्रवेश कर चुका था। उसके प्रकट होते ही अनगिनत डीमंस हवा में प्रकट हुए। उनके पंख, उनकी दहाड़, उनका भयावह प्रभाव, सब कुछ वास्तविक डीमंस जैसा ही था। शिवम ने एक सीधा मुक्का मारा और सैकड़ों डीमंस भाप की तरह गायब हो गए। बहुत कमजोर, शिवम ने सिर हिलाया। ये डिवाइन एम्परर 4th लेयर स्तर के डीमंस उसके लिए चुनौती नहीं थे। वो और भीतर गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, डीमंस की शक्ति बढ़ती जाती। कुछ समय बाद डिवाइन एम्परर 5th लेयर के 5 शक्तिशाली डेमन उसके सामने आए, लेकिन एक ही घूंसे में सब मिट गए। शिवम और आगे बढ़ता गया। डिवाइन एम्परर 7th लेयर के समूह आए, गायब। डिवाइन एम्परर 9th लेयर की सेना आई, गायब। सैकड़ों से हजारों तक, परंतु सब एक समान अनटंट ही रहते हैं। कितने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शिवम डिवाइन एम्परर 9th लेयर स्तर के असंख्य डीमंस को धूल की तरह उड़ा रहा था। ये अब उसके लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं थे। काफी आगे बढ़ने पर एक डेमन प्रकट हुआ। डिवाइन एम्परर 1st रेल्म का डेमन। यह अब तक का पहला था जो थोड़ा बहुत दबाव डाल सकता था, लेकिन ये भी शिवम के एक घूंसे में छिन्न भिन्न हो गया। फिर डिवाइन एम्परर 2nd लेयर के डीमंस आए। अब भी कोई चुनौती नहीं। 3 स्तरों के अंतर का मतलब सामान्य नियमों में 3 लेयर गैप नहीं होता। डिवाइन एम्परर स्टेज के वॉरियर्स स्वयं अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई डिवाइन एम्परर रेल्म में 3 स्तर पार कर सकता है तो अगले रेल्म में वह कम से कम डबल कॉम्बैट एबिलिटी पाएगा। और ये तो शिवम था, जो अब डिवाइन एम्परर रेल्म में 7-8 शायद उससे भी अधिक स्तरों को पार कर सकता था। अंततः काफी भीतर जाने पर एक प्रबल विरोधी प्रकट हुआ। डिवाइन एम्परर 3rd रेल्म का डेमन। शिवम मुस्कुराया, अच्छा, अब कुछ मजा आएगा। कई सदियों के अभ्यास के बाद अब पहली बार उसके सामने ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी आया था जिससे वास्तविक दबाव महसूस हो सके। अब वह अपने नए चरम कॉम्बैट पावर की वास्तविक परीक्षा ले सकता था। दहाड़। डिवाइन एम्परर स्तर के 3रे चरण वाले दैत्य की त्रिगुणित दहाड़ से भयानक ऊर्जा उठी और वह शिवम की ओर टूट पड़ी। उस डरावने दबाव ने शिवम के पूरे शरीर को जकड़ लिया। डिवाइन एम्परर का 3रा स्तर अपने आप में ही अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी युद्ध क्षमता बिल्कुल मामूली नहीं थी। प्राचीन संसार में जब शिवम ने डिवाइन एम्परर के 9वें स्तर में ब्रेक थ्रू किया था, तब जेड कजल की सहायता से वह डिवाइन एम्परर के 3रे स्तर से टक्कर ले सकता था। लेकिन इस समय शिवम किसी भी बाहरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। वह पूरी तरह केवल अपनी स्वयं की युद्ध क्षमता पर निर्भर था। उसका शरीर कांप उठा, पूरा शरीर कंपन करने लगा और एक भव्य प्रकाश उसकी देह को ढकने लगा। विभिन्न गुप्त तकनीकें सक्रिय हुई और उसने एक जबरदस्त घूंसा दाग दिया। धमाका। दोनों के प्रहार आपस में टकराए। भीषण ऊर्जा लहरें उठीं और चारों दिशाओं में फैल गईं। इसके बाद शिवम का शरीर हिल गया। वह अनियंत्रित रूप से पीछे हट गया और लगातार 10 से अधिक कदम पीछे जाने के बाद कहीं जाकर स्थिर हो पाया। वहीं दैत्य केवल हल्का सा हिला। अगले ही क्षण वह फिर से शिवम की ओर झपट पड़ा। मेरी शक्ति अभी भी उससे कम है। शिवम की आंखों में गंभीरता आ गई। उसे स्पष्ट एहसास हो गया कि उसकी ताकत प्रतिद्वंद्वी से थोड़ी कम है और पिछली भिड़ंत में वह दबाव में आ गया था। चलो फिर से कोशिश करते हैं, कुछ और चालें आजमाते हैं, शिवम ने धीमे स्वर में कहा और झपटकर फिर से उस दैत्य से भिड़ गया। धम 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 दोनों आकृतियां आकाश में लगातार टकराती रहीं। सेक्ट रश अत्यंत तीव्र था और युद्ध बेहद भयानक। पल भर में ही दर्जन भर चालें चल चुकी थीं, लेकिन शिवम अब भी दबाव में था। हर टकराव के बाद उसे पीछे हटना पड़ रहा था। दर्जन भर प्रहारों के बाद वह कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था और उसके होठों के कोने से खून की एक धार फिसल आई। अब 7 गुना युद्ध शक्ति आजमाते हैं।
धमाका शिवम के शरीर के भीतर से एक भारी गूंज उठी। उसके समुद्र चेतन में युद्ध शब्द हल्के से चमक उठा। शिवम ने वर्टेक्टिक्स की 7 गुना युद्ध शक्ति को सक्रिय कर दिया। 6 गुना युद्ध शक्ति को वह पहले ही शिखर तक साध चुका था और उसकी सफलता दर 100% थी। बाद में समय मिलने पर उसने 7 गुना युद्ध शक्ति का अभ्यास शुरू किया था। हालांकि उसका अधिकांश ध्यान प्राचीन रहस्यों पर था, फिर भी वह समय समय पर युद्ध तकनीक को साधता रहा था। आज वह अंततः 7 गुना युद्ध शक्ति को सफलतापूर्वक सक्रिय करने में सफल हुआ। हालांकि इसकी सफलता 100% नहीं थी, फिर भी 10 में एक बार यह अवश्य सफल होती थी। पिछले सेक्ट रश में वह लगातार प्रयास कर रहा था और अब जाकर सफलता मिली थी। 7 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय होते ही शिवम फिर से दैत्य की ओर झपटा और दोनों आमने सामने टकराए। धमाका, एक और भीषण गर्जना हुई और फिर एक आकृति पीछे उछली, लेकिन पीछे हटने वाला फिर भी शिवम ही था। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। ये कैसे हो सकता है? शिवम का चेहरा बदल गया। पहले के सेक्ट रश के आधार पर उसने अनुमान लगाया था कि वह डिवाइन एम्परर रेल्म में 9 स्तर ऊपर तक लड़ सकता है। यदि यह बात बाहर फैलती तो लोग दंग रह जाते, क्योंकि यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट के उम्मीदवार भी अधिकतम 4 स्तर ही पार कर पाते थे। 5 स्तर पार करने वाले तो संसार में युद्ध देवता के समान माने जाते थे। और शिवम 9 स्तर पार कर रहा था, लेकिन डिवाइन एम्परर रूम से डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर तक 10 स्तरों का अंतर था। इसी कारण वह हार रहा था। उसे लगा था कि 7 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय करने के बाद वह प्रतिद्वंद्वी की बराबरी कर सकेगा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी केवल 9 स्तर पार कर पाने तक ही सीमित था। क्या यही मेरी सीमा है? शिवम गहराई से सोचने लगा। उसने युद्ध जारी रखा, पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम वही रहा। हर भिड़ंत में वह पीछे हटता रहा। उसने कई बार कोशिश की, 7 गुना युद्ध शक्ति हटाकर 6 गुना पर लौटा, फिर दोबारा 7 गुना तक पहुंचा, यहां तक कि निषिद्ध शक्ति भी प्रयोग की, लेकिन परिणाम एक ही रहा, 9 स्तर। तो यही सीमा है। शिवम को अंततः समझ आ गया। उसने पहले भी अंदाजा लगाया था कि कर्स बॉडी की शक्ति अनंत नहीं हो सकती, उसकी भी एक सीमा होगी। अब ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका था। गॉड एम्परर रेल्म में 9 स्तर तक लड़ पाना ही अंतिम सीमा है। 10 स्तर पार करना असंभव है। भविष्य में चाहे वह कितनी भी गुप्त मुद्राएं या रहस्यात्मक रने जोड़ ले, उसकी चरम युद्ध शक्ति यहीं तक सीमित रहेगी। कुछ देर और लड़ने के बाद वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। इतना काफी है। शिवम ने युद्ध रोक दिया और पीछे हटने लगा। उसका उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर का दैत्य लगातार गरजते हुए उसका पीछा करता रहा। बहुत परेशान करने वाला। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। जेड कजल उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसने एक ही वार में दैत्य पर प्रहार किया। धमाका, दैत्य वहीं फट गया और ऊर्जा में बदलकर बिखर गया। पूर्ण विनाश। अब केवल अपनी युद्ध शक्ति के सहारे वह डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर से मुश्किल से टक्कर ले सकता था, लेकिन जेड कजल हाथ में आते ही ऐसा विरोधी सीधा समाप्त हो जाता था। इसके बाद शिवम बिना किसी बाधा के वर्चुअल डेमन कैनियन से निकल गया और अपने निवास की ओर लौट पड़ा। तभी एक काली भाला रेखा बिजली जैसी गति से शिवम की ओर आई। उसकी गति और शक्ति दोनों चौंकाने वाली थीं। शिवम ने बिना सोचे घूंसा मारा। ठनाक घूंसा और काला भाला टकराए। अगले ही पल शिवम का शरीर कांप उठा। उसे पर्वत जैसी भारी शक्ति का आघात महसूस हुआ और वह पीछे हट गया। अच्छा, इसकी ताकत तो। शिवम चौंका नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया। उसे बिना देखे ही समझ आ गया था, वह बॉल था। उसका प्रहार शिवम से भी अधिक शक्तिशाली था। अगले ही क्षण एक गोलाकार आकृति सामने आई। वही बॉल था। वह शिवम के चारों ओर घूमता हुआ हंसने लगा। शिवम, कैसा लगा? अब मेरी शक्ति कैसी है? आखिरकार मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। हा हा हा। बॉल गर्व से ठहाका लगाने लगा। शिवम ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। बॉल, तुम्हारी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर रेल्म तक पहुंच गई है। नहीं, ये तो सिर्फ डिवाइन एम्परर नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से देखा। बॉल न केवल डिवाइन एम्परर रेल्म में पहुंचा था, बल्कि वह सीधे डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर तक जा चुका था। 200 वर्षों में उसे न देखने के दौरान बॉल की साधना कई स्तरों को पार कर चुकी थी। यह वृद्धि असाधारण थी। बॉल की शक्ति को देखते हुए उसका डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर तक पहुंचना साफ दर्शाता था कि वह डिवाइन एम्परर स्तर के अस्तित्व को भी मार सकता है। अब समझ में आया कि थोड़ी देर पहले बॉल का वार मुझे इतना भारी क्यों पड़ा था। साफ है कि उसने तब भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। ये तो तय ही है।
200 वर्ष पहले तुमने जो खजाने मुझे खाने दिए थे उन्हीं की वजह से मैं तब से ब्रेक थ्रू के बेहद करीब था। उसके बाद इन 200 वर्षों तक मैं लगातार उन खजानों को परिशोधित करता रहा और मेरी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ती चली गई। आखिरकार मैं डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर तक पहुंच गया और साथ ही कई शक्तिशाली सीक्रेट टेक्निक्स भी समझ सका। बॉल ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए हंसकर कहा। शिवम भी सच में बहुत खुश था। पिछली बार उसने बॉल के लिए इतने सारे टूटे हुए डिवाइन वेपन्स बदले थे और अब साफ हो गया था कि वह सौदा पूरी तरह सही था। अब बॉल निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा सहायक बनने वाला था। इसके अलावा शिवम ये तो जानता था कि बॉल की कल्टिवेशन बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बॉल की क्रॉस रेल्म फाइटिंग एबिलिटी कितनी बड़ी है। पिछले अनुभवों के आधार पर बॉल की कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा रहस्यमय और भयावह हो चुकी होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि बॉल जितना शक्तिशाली होगा उतना ही शिवम के लिए बेहतर होगा। बॉल डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है और मैं अब भी डिवाइन एम्परर रूम में अटका हुआ हूं। मुझे किसी भी तरह ब्रेक थ्रू करना होगा। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। उसके भीतर तीव्र तात्कालिकता की भावना पैदा हो चुकी थी। पहले उसे इतनी जल्दी नहीं थी क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर लगातार बढ़ सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उसकी युद्ध शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह केवल 9 स्तर तक ही क्वायू कर सकता था, उससे आगे नहीं। यदि वह आगे नहीं बढ़ा तो समय के साथ दूसरे लोग उसे पीछे छोड़ देंगे। बॉल इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण था। अन्य जीनियस भी अवसर और साहसिक यात्राओं से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे बाहर जाकर साहसिक यात्रा और वास्तविक अभ्यास करना होगा। मैं इनमें देखता हूं कि कोई उपयुक्त मिशन है या नहीं। मिशन पूरा करते हुए कल्टिवेशन भी होगी और मेरिट भी मिलेगा। निर्णय लेकर शिवम आगे बढ़ गया, लेकिन आधे रास्ते में ही वह रुक गया और उसने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाल लिया, क्योंकि अभी अभी टोकन से सूचना आई थी। सहयोग से एक मिशन मिल गया। शिवम थोड़ा चौंका। वह खुद अभी मिशन खोजने ही वाला था और इन की तरफ से उसे सीधे एक कार्य सौंप दिया गया था। मिशन के निर्देशों के अनुसार वह एक विशाल चौक पर पहुंचा। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी। लोग लगभग 10 के समूहों में खड़े थे। सभी फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस हैं। शिवम ने देखा कि अधिकांश लोग गोल्डन आर्मर पहने हुए थे और सभी प्रथम श्रेणी के थे। फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस आमतौर पर डिवाइन एम्परर रेल्म के होते हैं। हर समूह में लगभग 12 सैनिक थे और उनके सामने पर्पल गोल्डन आर्मर पहने एक आकृति खड़ी थी। गॉड जनरल। पूरे चौक में ऐसे कई समूह थे। एक नज़र में शिवम ने कम से कम 18 समूह देखे। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें इतने एक्सपर्ट्स भेजे जा रहे हैं? तभी एक गॉड जनरल की नज़र शिवम पर पड़ी और उसने हाथ हिलाकर बुलाया। शिवम वहां पहुंचा और देखा कि उस गॉड जनरल के सामने अभी केवल 9 फर्स्ट क्लास सोल्जर्स थे। वह जाकर उनके साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद 12 लोगों का पूरा समूह बन गया। आखिरकार पूरे स्थान पर कुल 18 टीमें थीं। हर टीम में एक गॉड जनरल और 12 फर्स्ट क्लास सोल्जर्स। तभी उनमें से एक ह्यूमन रेस गॉड जनरल आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। अब मैं तुम्हें इस मिशन के बारे में बताता हूँ। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। हमारा अगला मिशन है ट्रेटर्स का पीछा करना। भीड़ में हलचल मच गई। इनमें ट्रेटर, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ ने जोर से नारे लगाए, लेकिन अधिकांश लोग चुप रहे। तभी वह गॉड जनरल बोला, जिस ट्रेटर को हम चेस शाह करने वाले हैं उसका नाम है लॉर्ड माधवी। पूरा वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। क्या डिवाइन लॉर्ड? कई लोग घबरा गए। डिवाइन एम्परर होकर डिवाइन लॉर्ड का पीछा करना मतलब सीधी मौत। गॉड जनरल ने ठंडी आवाज में कहा, घबराओ मत, ये न तुम्हें मरने भेजने के लिए नहीं है। सब शांत हो गए। लॉर्ड माधवी स्वयं एक डिवाइन लॉर्ड है। उसे संभालने के लिए उपयुक्त अस्तित्व मौजूद होंगे। तुम्हारा लक्ष्य उसके डिसाइपल्स हैं। माधवी डिवाइन लॉर्ड के ये डिसाइपल्स भले ही कल्टिवेशन में बहुत ऊंचे न हों, लेकिन उनकी प्रतिभा असाधारण है। उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। समझ गए, समझ गए। सबने राहत की सांस ली। लॉर्ड माधवी अपने डिसाइपल्स को लेकर बर्निंग हार्ट स्टारफील्ड ग्रुप की ओर गया है। हम तुरंत वहां रवाना होंगे और संभावित एस्केप रूट्स को अदृश्य शो करेंगे। यस, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। बर्निंग हार्ट स्टारफील्ड ग्रुप एक अत्यंत उच्चस्तरीय स्टारफील्ड समूह था। उसका विस्तार स्पार्कल स्टारफील्ड ग्रुप से 100 गुना से भी अधिक विशाल था।
इसी अवधि के दौरान बर्निंग हार्ट स्टारफील्ड ग्रुप के सभी वर्म होल्स को हेवनली पैलेस के शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा पूरी तरह सील कर दिया गया था। शिवम और उसके जैसे अन्य लोग बर्निंग हार्ट स्टारफील्ड ग्रुप में अलग अलग दिशाओं में तैनात किए गए थे। प्रत्येक टीम एक दिशा की निगरानी कर रही थी और धीरे धीरे सभी दल केंद्रीय क्षेत्र की ओर घेरा कसते जा रहे थे। जैसे ही माधवी गॉड लॉर्ड और उसके शिष्य प्रकट होते, सभी टीमें एक साथ टूट पड़ती और उन्हें चारों ओर से घेर लेती। इसी समय बर्निंग हार्ट स्टारफील्ड ग्रुप के उत्तरी क्षेत्र में कई आकृतियां अत्यंत तीव्र गति से उड़ रही थीं। कुल 4 लोग थे और वे सभी महिलाएं थीं। उनमें से एक मध्यम आयु की महिला थी जबकि अन्य 3 युवतियां थीं। यदि शिवम यहाँ होता तो वह निश्चय ही स्तब्ध रह जाता, क्योंकि उन 3 युवतियों में से एक मीनू थी। मीनू माधवी गॉड लॉर्ड की शिष्या थी और वह मध्यम आयु की महिला स्वयं माधवी गॉड लॉर्ड थी। माधवी गॉड लॉर्ड की शक्ति अत्यंत भयावह थी। वह एक ही ऊर्जा से 3 शिष्यों को साथ लिए शून्य में निरंतर खत्म कर रही थी। उसकी गति साधारण उड़ान से भी कहीं अधिक थी और अनगिनत ग्रह उनके पीछे छूटते चले जा रहे थे। फिर भी माधवी गॉड लॉर्ड का चेहरा भारी बना हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि उसका ठिकाना उजागर हो चुका है। हेवनली पैलेस अवश्य ही बड़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेजेगा। वे बच पाएंगे या नहीं यह अब अनिश्चित था। मेरे तीनों शिष्यों, इस बार तुम्हें इसमें घसीटने के लिए मुझे क्षमा करना। उड़ते हुए माधवी गॉड लॉर्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरु ऐसा मत कहिए। गुरु की इच्छा ही हमारी इच्छा है। यदि आप न होती तो हम तो कब के मर चुके होते। बिल्कुल सही। इतना नीच है कि उसके प्रति निष्ठा रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वहां से निकल जाना बिल्कुल सही है। हम पूरी तरह गुरु का समर्थन करते हैं। मीनू और बाकी दोनों शिष्य लगातार सिर हिलाते हुए बोले। अच्छे बच्चे, लेकिन ये रास्ता अत्यंत खतरनाक है। भविष्य अनिश्चित है। यदि कुछ भी अप्रत्याशित हो जाए तो तुम सब तुरंत भाग जाना। मेरे बारे में मत सोचना। विशेषकर मीनू, तुम्हारा दायित्व सबसे भारी है। तुम्हें किसी भी हालत में सुरक्षित रहना होगा और उस स्थान तक अवश्य पहुंचना होगा। माधवी गॉड लॉर्ड ने गंभीर स्वर में कहा। गुरु, मीनू की आंखें लाल हो गईं। सच कहा जाए तो प्रारंभ में माधवी गॉड लॉर्ड मीनू को जबरदस्ती इन ले गई थी। उस समय मीनू अत्यंत असंतुष्ट थी, विशेष रूप से तब जब उसे पता चला कि शिवम ड्रैगन क्लैन में फंसा हुआ है। उसने कई बार ड्रैगन मदर स्टार से शिवम को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हर बार माधवी गॉड लॉर्ड ने उसे रोक दिया। उसके मन में शिकायतें बढ़ती चली गईं। लेकिन इस एक बात को छोड़ दें तो माधवी गॉड लॉर्ड ने मीनू के साथ सचमुच अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। उसने अपनी सारी विरासत, सभी तकनीकी खजाने और संसाधन मीनू को बिना किसी संकोच के सौंप दिए। समय के साथ मीनू के मन में मौजूद सारी शिकायतें स्वयं ही मिट गईं। आखिरकार इंसान का दिल पत्थर का नहीं होता। इनसे गद्दारी करके भागना चाहते हो? कितना भोला विचार है। तभी एक ठंडी निष्ठुर आवाज गूंजी। अगले ही पल शून्य टूट गया। एक भाला वॉइड को चीरता हुआ माधवी गॉड लॉर्ड की ओर बिजली की तरह बढ़ा। वह दृश्य अत्यंत भयानक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस भाले ने पूरे ब्रह्मांड को भेद दिया हो। उसके चारों ओर तारे नष्ट हो रहे थे और कई सितारे सीधे बुझ गए। ये डिवाइन लॉर्ड रेल्म के किसी शक्तिशाली अस्तित्व का आक्रमण था जो संसार को नष्ट करने की क्षमता रखता था। माधवी गॉड लॉर्ड का चेहरा बदल गया। उसके शरीर से सातरंगी प्रकाश फूट पड़ा। उसने उंगली उठाई और सातरंगी शक्ति से भरा हुआ एक विशाल प्रहार सामने भेजा। धमाका मानो ब्रह्मांडीय महाविस्फोट हुआ हो। विशाल तारे अराजकता में बदल गए और असंख्य तारे उस भयानक टकराव में नष्ट हो गए। यदि ये ग्रह जीवन वाले होते तो उस एक वार में अनगिनत प्राण नष्ट हो चुके होते। भुन, भाला कांपता हुआ पीछे उछला और एक विशाल सुनहरे हाथ में जा समाया। फिर एक बलशाली आकृति शून्य से बाहर आई। उसके हाथ में भाला था। सुनहरे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका भयावह दबाव पूरे तारामंडल को हिला रहा था। दूसरी ओर माधवी गॉड लॉर्ड पीछे हट गई और साथ साथ मीनू और बाकी दोनों को सातरंगी प्रकाश में ढक लिया। यदि माधवी गॉड लॉर्ड का संरक्षण न होता तो अभी हुई टक्कर में मीनू और बाकी दोनों निश्चित रूप से मारे जा चुके होते। रोमी, तुम स्वयं आ गए। माधवी गॉड लॉर्ड ने सामने वाले को पहचानते ही ठंडी गंभीर आवाज में कहा। यश, रोमी डिवाइन लॉर्ड रेल्म में भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। उसकी शक्ति माधवी गॉड लॉर्ड से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। माधवी, तुमने इन्ह से गद्दारी क्यों की? इन्होंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया? यश, रोमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आभा ऐसी थी कि दूर दूर तक तारे कांप रहे थे। यश, इन्ह क्या करता है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो।
वह पूरे ब्रह्मांड की जातियों को किस तरह देखता है ये भी तुमसे छुपा नहीं है। ऐसे स्थान पर मैं कैसे रह सकती हूँ? माधवी गॉड लॉर्ड ने शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछा। यश रोमी का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। ऐसे में तुम्हें जीवित छोड़ना और भी असंभव है। माधवी, आज्ञा मानकर डिवाइन लॉर्ड का हृदय सौंप दो। मैं तुम्हें एक सरल मृत्यु दे सकता हूँ, अन्यथा इना के तरीकों से तुम भलीभांति परिचित हो। लड़ना है तो लड़ो, डिवाइन लॉर्ड का हृदय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। माधवी गॉड लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते ही वह आगे बढ़ी। उसके शरीर का सातरंगी प्रकाश और भी प्रचंड हो गया। उनमें से 3 रंग सूर्य से भी अधिक चमकदार थे। माधवी डिवाइन फिंगर, हल्की पुकार के साथ उसने उंगली उठाई। एक अति विशाल सातरंगी उंगली प्रकट हुई जो आकाश को ढंकते हुए यश रोमी की ओर बढ़ी। जहां जहां से वह गुजरी शून्य अराजकता बन गया और सब कुछ लुप्त हो गया। डिवाइन लॉर्ड की शक्ति सचमुच ब्रह्मांड की चोटी पर थी और माधवी गॉड लॉर्ड कोई साधारण डिवाइन लॉर्ड नहीं थी। मौत को बुलावा दे रही हो, यश रोमी ने क्रोध में पुकारा। उसका शरीर भयावह डिवाइन पावर से ढंक गया और उसका भाला युद्धदेव की तलवार जैसा लगने लगा। भाला विशाल आकार में फैल गया और सातरंगी उंगली से टकराया। धमाका, इस बार का विस्फोट और भी भयावह था। पूरा शून्य क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। माधवी गॉड लॉर्ड और यश रोमी की आकृतियां एक साथ झिलमिलाईं और वे भयानक युद्ध में उलझ गए। इसी समय एक शक्ति मीनू और बाकी दोनों को ढंक गई। अगले ही क्षण तीनों करोड़ों मील दूर प्रकट हो गए। भागो, उस स्थान पर जाओ, डिवाइन लॉर्ड का हृदय वहीं पहुंचना चाहिए। माधवी गॉड लॉर्ड की आवाज मीनू के कानों में गूंजी। गुरु, मीनू की आंखें आंसुओं से भर गईं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि तुम यहाँ रुकी तो मुझे ध्यान भटकाना पड़ेगा। जाओ, यह मेरा आदेश है। माधवी गॉड लॉर्ड ने कठोर स्वर में कहा। गुरु, अपना ध्यान रखना, आपको जीवित रहना ही होगा। मीनू ने दांत भींचे और फिर बाकी दोनों के साथ मुड़कर चली गई। वे भी समझती थी कि यहाँ रुकना माधवी गॉड लॉर्ड के लिए केवल बोझ ही होता। माधवी गॉड लॉर्ड और यशे रोमी के बीच भयानक युद्ध चल रहा था, जबकि दूसरी ओर मीनू और उसके साथ की 2 महिलाएं अपनी तय दिशा में लगातार आगे बढ़ती जा रही थीं। ठीक उसी समय शिवम को भी सूचना मिल चुकी थी कि गद्दार प्रकट हो चुका है और माधवी गॉड लॉर्ड को हेवनली पैलेस के एक शक्तिशाली रोमी ने रोक लिया है। उसके 3 शिष्य अलग हो चुके हैं और अब यही लक्ष्य है। उनके दल के ह्यूमन रेस गॉड जनरल ने उत्तेजित स्वर में आदेश दिया कि अब योगदान कमाने का समय आ गया है। यह वही गॉड जनरल था जिसे शिवम पहले देख चुका था और जिसकी शक्ति डिवाइन एम्परर के 4थे स्तर तक पहुंच चुकी थी। किसी को भी उस पर संदेह नहीं था। सभी ने उसके साथ वर्महोल में प्रवेश किया और अगले ही क्षण एक अजीब तारामंडल में प्रकट होकर एक दिशा में तेजी से उड़ चले। डिवाइन एम्परर रेल्म के विशेषज्ञों की गति अत्यंत भयावह होती है। वे पूर्ण उड़ान में शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरेज से भी तेज होते हैं, क्योंकि डिवाइन एम्परर स्तर के कल्टिवेटर्स उड़ते समय सीधे वॉइड को चीर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन अरे को सक्रिय करने में समय लगता है, जबकि यह लोग निरंतर गति में रहते हैं। वे लगातार आगे बढ़ते गए और अनगिनत तारे उनके पीछे छूटते चले गए। तभी आगे से भीषण विस्फोटों की गूंज सुनाई देने लगी। प्रकाश की प्रचंड किरणें टकराई मानो तारे फट रहे हों। दूर होने पर भी ये दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। ह्यूमन रेस गॉड जनरल ने उत्साह से घोषणा की कि माधवी गॉड लॉर्ड के शिष्यों को रोक लिया गया है और यदि उनके पास हेवनली पैलेस का कोई खजाना हुआ तो उसे प्राप्त करना अत्यंत बड़ा मेरिट होगा। शिवम ने उस गॉड जनरल की कल्टिवेशन पर ध्यान दिया और पाया कि वह डिवाइन एम्परर के 4थे स्तर पर था। आमतौर पर अधिकांश गॉड जनरल्स डिवाइन एम्परर के 3रे स्तर तक ही होते हैं, इसलिए यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एलीट था। बाकी फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस अधिकतर डिवाइन एम्परर के पहले या दूसरे स्तर पर थे। शिवम ने मन ही मन अपनी कॉम्बैट पावर का आकलन किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि वह पूरी शक्ति से लड़े तो इस दल में कोई भी उसे दबा नहीं सकता, यहाँ तक कि यह गॉड जनरल भी नहीं। यही सोचते हुए वे युद्ध क्षेत्र के बेहद पास पहुंच चुके थे और टकराती रोशनियों के बीच लड़ते हुए लोगों की आकृतियां साफ दिखाई देने लगीं। वहां हेवनली पैलेस के लगभग 30 लोग थे, 3 पूरी टीमें जिनमें 3 गॉड जनरल्स और 36 फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीमेस शामिल थे। और जिन लोगों को उन्होंने घेर रखा था वे 3 महिलाएं थीं। जैसे ही शिवम की दृष्टि उनमें से एक पर पड़ी, उसके भीतर उथल पुथल मच गई। वह मीनू थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की खोज में वह यहाँ आया है वही मीनू है। यह मिशन अचानक उसके लिए अर्थहीन हो गया। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, मीनू को बचाना। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए स्थिति का आकलन किया।
मीनू और उसकी साथी 2 महिलाएं अत्यंत भयानक दबाव में थीं। सामने 3 गॉड जनरल्स थे, जिनमें से 2 डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर पर और एक चौथे स्तर पर था। साथ में 36 फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीमेस थे, जिनके आर्मर डिवाइन एम्परर के तीसरे स्तर के प्रहार भी झेल सकते थे। ऐसी स्थिति में सीधा आक्रमण अत्यंत खतरनाक था। फिर भी शिवम को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मीनू और उसके साथी टिके हुए थे। मीनू स्वयं डिवाइन एम्परर के पहले स्तर पर थी, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर अविश्वसनीय थी। उसके शरीर के चारों ओर नौरंगी आभा घूम रही थी और उसके हाथ में पकड़ा हुआ सेबर हर वार में स्पेस को चीर देता था। वह डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर के गॉड जनरल से अकेले भिड़ी हुई थी और बिल्कुल भी दब नहीं रही थी। शिवम ये देखकर स्तब्ध रह गया। डिवाइन एम्परर के पहले और चौथे स्तर के बीच का अंतर 9 छोटे रेल्म्स के बराबर होता है। इसका अर्थ ये था कि मीनू 9 स्तर पार करके लड़ रही थी। ये कॉम्बैट पावर लगभग शिवम के बराबर थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि उसके हाथ में एक टेरिफाइंग ग्रेट वेपन था और उसका 9 एपर्चर सेक्रेड हार्ट वास्तव में किंवदंती जैसा ही भयानक था। दूसरी ओर मीनू की दोनों साथी महिलाएं भी साधारण नहीं थीं। वे भी पियरलेस जीनियसेस थी, पावरफुल ट्रेजर्स के सहारे अन्य डिवाइन एम्परर्स को रोक रही थीं। ये दृश्य दर्शाता था कि हेवनली पैलेस में प्रतिभाओं की संख्या कितनी भयावह है। शिवम के मन में एक ही विचार कौड़ा था, यदि सेलेस्टियल क्लैन और इनर के कॉर डिसाइपल्स भी यूनिवर्स जीनियस लिस्ट में शामिल होते तो वह सूची पूरी तरह बदल जाती। वर्तमान संतुलन केवल इसलिए बना हुआ था क्योंकि ऐसे लोग इसमें भाग नहीं लेते थे, लेकिन अभी इस युद्धभूमि में शिवम स्पष्ट रूप से देख रहा था कि मीनू जैसी प्रतिभाएं वास्तव में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि मीनू और उसकी दोनों साथियों ने हेवनली पैलेस के डेविड जनरल्स और सैनिकों के हमलों को किसी तरह रोक रखा था, लेकिन बाहर निकल पाना लगभग असंभव था। कारण साफ था, सामने मौजूद गॉड जनरल्स के पास गॉड लेवल आर्मर था और फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम एस भी फर्स्ट क्लास आर्मर पहने हुए थे। उनकी रक्षा किसी कठोर कछुए के खोल जैसी थी, चारों दिशाओं से बंद। मजबूत रक्षा व्यवस्था के कारण उन्होंने पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह सील कर दिए थे। उनकी योजना साफ थी, मीनू और उसकी साथियों को घेर कर रोके रखना और तब तक इंतजार करना जब तक हेवनली पैलेस से और मजबूत युवा जन न पहुंच जाए। उस स्थिति में मीनू और बाकी 2 महिलाओं के लिए मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी हालात बदल गए। शिवम और उसका दल वहां पहुंच चुका था। इस दृश्य को देखते ही दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल विपरीत थीं। मीनू और उसकी दोनों साथियों के चेहरे और भी भारी हो गए, दिल डूबने लगा क्योंकि अब स्थिति उनके लिए और भी प्रतिकूल हो चुकी थी। दूसरी ओर हेवनली सुप्रीम एस और गॉड जनरल्स के चेहरे खुशी से भर गए। वे आ गए हैं, घेरो, पूरी तरह घेरो, एक गॉड जनरल ने जोर से चिल्लाया। मार डालो, किसी को भी जीवित मत छोड़ो। ह्यूमन रेस गॉड जनरल गरजा और सबसे आगे बढ़ते हुए युद्धभूमि की ओर टूट पड़ा। शिवम और बाकी सभी उसके पीछे पीछे दौड़े। शिवम बेहद शांत था। उसने बिना किसी दिखावे के अपनी गति बढ़ाई और चुपचाप ह्यूमन रेस गॉड जनरल के करीब पहुंचने लगा। वो सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग बस थोड़ी ही देर में वे पूरी तरह युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंच चुके थे। मारो, ह्यूमन रेस गॉड जनरल दहाड़ा। उसके हाथ में तलवार प्रकट हुई। उसने उसमें शक्ति भरनी शुरू की और मीनू की ओर प्रहार करने ही वाला था। उसी क्षण शिवम की आंखें चमक उठीं, मौका आ गया था। जेड स्टिक शिवम के हाथ में प्रकट हुई। कर्स पावर पागलों की तरह जेड स्टिक में उंडेल दी गई और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से एक वार ह्यूमन रेस गॉड जनरल की ओर झोंक दिया। चोर को पकड़ने से पहले राजा को मारो। शिवम का लक्ष्य सबसे मजबूत शत्रु था। जब तक ये गॉड जनरल मौजूद था, बाकी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये हमला इतना अचानक था कि बाकी फर्स्ट क्लास सोल्जर्स स्तब्ध रह गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवम सीधे ह्यूमन रेस गॉड जनरल पर वार करेगा। यहाँ तक कि स्वयं वह गॉड जनरल भी पल भर के लिए जड़ हो गया। वह न तो पूरी तरह बचाव कर सका और न ही समय पर पीछे हट पाया। धमाका, जेड स्टिक भयावह शक्ति के साथ सीधे ह्यूमन रेस गॉड जनरल के सिर की ओर गिरी। उसकी आंखों में आतंक झलक उठा, लेकिन तभी उसके शरीर पर पहना हुआ आर्मर तेज रोशनी से चमक उठा और एक सुरक्षात्मक परत अपने आप उभर आई जिसने जेड स्टिक को रोक लिया। भीषण विस्फोट के साथ गॉड जनरल उल्का की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मुंह से खून उगलते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि आर्मर ने घातक वार को रोक लिया था, फिर भी वह भीतर से बुरी तरह घायल हो चुका था। बॉडी प्रोटेक्शन भी है। शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। ये पूरी तरह उसकी अपेक्षा से बाहर था। उसने सोचा था कि इस अचानक हमले में वह गॉड जनरल को सीधे समाप्त कर देगा, लेकिन उसके आर्मर में स्वचालित रक्षा क्षमता थी। शिवम के पास मौजूद फर्स्ट क्लास आर्मर में ऐसी क्षमता नहीं थी।
इसका अर्थ या तो यह आर्मर गॉड जनरल्स के लिए विशेष था या फिर सेलेस्टियल क्लैन के लिए अलग से रिफाइंड किया गया था। लड़के तू मरेगा, तू जरूर मरेगा, ह्यूमन रेस गॉड जनरल उन्माद में चीख उठा। अभी अभी उसने मृत्यु को बेहद करीब से महसूस किया था। उस भय ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, शिवम को किसी भी कीमत पर मार डालना। मारो, वह गर्जा। उसकी तलवार और भी विशाल हो गई और वह बिजली की तरह शिवम की ओर टूट पड़ा। तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया, मानो ब्रह्मांड ही कट जाए। आजा, शिवम बिल्कुल नहीं घबराया। उसने फिर से कर्स पावर जेड स्टिक में भर दी और सामने से ही टक्कर ली। दोनों डिवाइन वेपन्स हवा में टकराए और कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। इसके बाद शिवम का शरीर हिल गया और वह अनियंत्रित रूप से पीछे हट गया। सीधी भिड़ंत में वह पीछे धकेल दिया गया था। सेलेस्टियल क्लैन सच में भयानक है, शिवम ने मन ही मन स्वीकार किया। वर्तमान अवस्था में जेड स्टिक के साथ वह सामान्य डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल से लड़ सकता था, लेकिन यह ह्यूमन रेस गॉड जनरल साधारण नहीं था। सेलेस्टियल क्लैन स्वयं ही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक थी। समान स्तर पर भी वे अन्य जातियों से कहीं ज्यादा मजबूत होते थे, इसलिए इस टक्कर में शिवम का पीछे हटना अस्वाभाविक नहीं था। उसी क्षण एक डिवाइन एम्परर डबल स्तर का फर्स्ट क्लास हेवनली सुप्रीम कुल्हाड़ी लेकर शिवम पर टूट पड़ा। उसका इरादा साफ था, ह्यूमन रेस गॉड जनरल को खुश करना। लेकिन शिवम और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शिवम की आंखें ठंडी हो गईं। उसने पीछे देखे बिना ही अपनी पीठ से तेज रोशनी फूटने दी। ग्रेट अरोरा उसके शरीर की हर कोशिका में फैली सीक्रेट टेक्निक्स सक्रिय हो गईं। ग्रेट अरोरा किसी दिव्य चाकू की तरह निकली और सीधे उस कुल्हाड़ी पर जा गिरी। एक धमाके के साथ कुल्हाड़ी उछलकर दूर जा गिरी। अरोरा की गति रुकी नहीं और सीधे उस हेवनली सुप्रीम पर जा गिरी। नहीं, वह सैनिक घबरा गया। उसने तुरंत फर्स्ट क्लास आर्मर की रक्षा सक्रिय की। ग्रेट अरोरा उस आर्मर से टकराई और उसे जोर से उड़ा दिया। आर्मर की रोशनी मंद पड़ गई। यदि यह आर्मर न होता तो वह पहले ही मारा जा चुका होता। शिवम कुछ कदम पीछे हटकर स्थिर हो गया। अब मीनू और उसकी दोनों साथियों ने भी स्थिति समझ ली थी। वे चकित थी कि हेवनली पैलेस के अपने लोगों के बीच अचानक ऐसा सेक्ट रश कैसे भड़क गया। शिवम की वर्तमान अवस्था में मीनू उसे पहचान नहीं पा रही थी। गद्दार! मीनू को घेरे हुए गॉड जनरल्स गरज उठे। शिवम का यह वार स्पष्ट रूप से हेवनली पैलेस से गद्दारी था। साथ मिलकर इस गद्दार को मारो। घायल ह्यूमन रेस गॉड जनरल चीखता हुआ फिर से शिवम की ओर झपटा। शिवम की आंखों में ठंडी हत्याइच्छा चमकी। उसने जेड स्टिक कसकर पकड़ी और फिर से आगे बढ़ा। टकराव हुआ और वह फिर पीछे धकेल दिया गया। बॉल मारो! पीछे हटते हुए शिवम ने कलाई झटकी और बॉल को बाहर छोड़ दिया। ड्रैगन लॉर्ड के बाकी एपिसोड शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे और अभी एक एपिसोड डाला हुआ है, दूसरा एपिसोड आ रहा है, तीसरा एपिसोड शाम के 10 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अपलोड होंगे और ये सीरीज़ कंप्लीट बहुत जल्दी कर दी जाएगी। बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन पर स्टोरीज़ को शिफ्ट करेंगे। इस मंथ में मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर रूथलेस, एक स्टोरी यूट्यूब के बराबर तक हम लोग अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ पर डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रॉक्स अगस्त ख़त्म होने वाला है। इसी अगस्त में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम एपिसोड डालने की और नेक्स्ट मंथ हम लोग मैं योद्धा नहीं हूँ या फिर एक रूथलेस, जो कि ये दोनों पहले मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद मिस्ट्रीज में मिलेंगे को शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे सारी स्टोरीज़ को। इसी मंथ में हम लोग ज़्यादा पॉसिबली ट्राई करेंगे करने का। अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। तब तक हम लोग यूट्यूब पे अल्टरनेट डेज में एपिसोड डालता रहूँगा, डेली थोड़ा एपिसोड डालता रहूँगा और कंप्लीट सीरीज़ हैं सारी कंप्लीट कर दूँगा सारी सीरीज़। एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग सही से वर्किंग में ला दूँगा। इस टाइम आप रूथलेस, गर्जमाई और मैं योद्धा नहीं के स्टार्टिंग से एपिसोड सुन सकते हो और न्यू सीरीज़ भी है ड्रैगन प्रिंसेस एंड एक और नई स्टोरी है वो भी अपलोड होगी।